Hi, this is Sejoti Deshwal and I welcome you all again to another lecture of CA Final Audit Lakshya batch. And in today's lecture, we are going to take up Caro 2020 revision along with the questions. ठीक है, कारो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी आ सकता है, क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के अंदर आ सकता है, अलग से आ सकता है, जो हमने रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड देखे उनके साथ क्वेश्चन मर्ज करके भी आ सकता है। तो क्वेश्चन कारो से कैसे भी बन सकता है। सो ऑल टुगेदर ये बहुत ही एक अच्छा डिस्कशन का टॉपिक है एंड क्वेश्चंस भी इसके अंदर अच्छे खासे हैं। 15 के आसपास क्वेश्चंस है जो हमें डिस्कस करने हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको कारो रिवाइज कराती रहूंगी, जहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए जिस भी क्लोज से, जब हम उस क्लोज को पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे, मैं साथ में ही वो क्वेश्चन भी टेकअप कर लूंगी। ठीक है, सो इससे दो फायदे होंगे, एक आपको क्लोज की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी एंड दूसरा सारे क्वेश्चंस भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। राइट, तो कारो की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? कारो इज कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। तो बेसिकली आप इसको एडिशनल रिपोर्टिंग कह सकते हो। सेक्शन होता है आपके कंपनीज एक्ट का, दैट इज सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन नंबर 11, वहां से कारो का जन्म हुआ। तो बेसिकली जो ऑडिटर नॉर्मल रिपोर्टिंग करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग, उसको नाम कुछ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी कुछ मैटर्स के ऊपर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, जो मैटर्स कारो के इन 21 क्लोजेस के अंदर डिफाइन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि कारो किन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो कारो सारी ही कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी जो कहां पे डिफाइंड है, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके ऊपर कारो का एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे कि बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। स्मॉल कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता, और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर भी कारो एप्लीकेबल नहीं होता। एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो किसी भी पब्लिक कंपनी की ना तो होल्डिंग कंपनी है और ना तो सब्सी कंपनी है। एंड ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है तो हम कहेंगे कि एक छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कौन सी तीन कंडीशन? नंबर 1, इसकी पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपी, और ये लिमिट आप कब देखोगे? एज ऑन बैलेंस शीट। राइट। दूसरा, अगर ये एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसकी टोटल बोरोइंग एक्सीड नहीं करती है 1 करोड़ रुपए से। टोटल बोरोइंग कहां से? किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिला के देखोगे, जैसे कि एनबीएफसी वगैरह भी यहाँ पे आ जाएंगे। एंड ये लिमिट आपको कब देखनी है? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तीसरी कंडीशन क्या है? अगर ये एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका टोटल रेवेन्यू एक्सीड नहीं करता है 10 करोड़ रुपए से, एंड जब आप टोटल रेवेन्यू निकालोगे तो आप इसमें इंक्लूड करोगे रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस एज वेल। एंड ये 10 करोड़ का लिमिट आपको कब देखना है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जिसकी भी आप ऑडिट कर रहे हो। ठीक है, सो एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है, और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर किसी और कंपनी का किसी और पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी और सब कंपनी नहीं है, तो भी उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कुल मिला के मैं कह सकती हूँ कि एक छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि मैंने आपको अभी बोला कि स्मॉल कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, स्मॉल कंपनी का मतलब क्या है? अ कंपनी विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एंड अगर मैं स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आपको बताऊं तो एक कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है, तो स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी ही होती है, बट एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक की है, मतलब इट इज बिलो और इक्वल टू 4 करोड़, या जिसकी टर्नओवर इज अप टू ₹40 करोड़। राइट, तो उस कंपनी को, उस प्राइवेट कंपनी को मैं स्मॉल कंपनी कहती हूँ। लेकिन फिर भी ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्मॉल कंपनी मतलब ये प्राइवेट कंपनी किसी और कंपनी का होल्डिंग कंपनी या सब्सिडी कंपनी नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए, कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए, या कोई एक ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए विच इज गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, स्पेशल स्टैट्यूट, जैसे कि इंश्योरेंस एक्ट। राइट, तो तब मैं इस कंपनी को क्या कह दूंगी? दैट इट इज अ स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन सबको पता होगी। यहाँ पे कैच क्या है? सुनो मेरी बात, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं कारो की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है इन लिमिट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो, प्राइवेट कंपनी एंड स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी है, और ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी जो वैसे प्राइवेट कंपनी है बट वो स्मॉल कंपनी की लिमिट को सेटिस्फाई कर रही है, बट ये प्राइवेट कंपनी की लिमिट को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। राइट, तो आप कैसे उन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप एक ट्रिक याद रखो कि पहले मुझे हमेशा जब भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा
मुझे पहले देखना है कि क्या वो कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन के अंदर फॉल करती है। तो अगर एक प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी बन जाती है तो भले ही वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इन लिमिट को एक्सीड कर रही है तो भी उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है कि जो लिमिट दी गई है क्वेश्चन के अंदर वो कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बट ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ये जो कंडीशन है ये उनको एक्सीड कर रही है, तो फिर बच्चे लिख के आ जाते हैं कि कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। नहीं, आपको ये नहीं देखना है सबसे पहले कि क्या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ये जो लिमिट स्पेसिफाई की गई है उसको एक्सीड कर रही है। पहले आप ये देखो कि क्या वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल हो रही है। तो अगर वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन के अंदर फॉल होती है तो दैट मीन्स कारो विल नॉट बी एप्लीकेबल, भले ही ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए लिमिट दी गई है ये उनको एक्सीड कर रही है। ठीक है, ये आपको ना ज्यादातर एमसीक्यू में एक आधा क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकता है जहां पे आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। एंड ये जो आप पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर का क्राइटेरिया देखते हो फॉर द स्मॉल कंपनी, आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना पड़ता है। क्या आपको ये डिस्कशन समझ में आ रही है? यस। तो कुल मिला के मैं ये कह सकती हूँ कि कारो की एप्लीकेबिलिटी सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है कारो, लेकिन कुछ कंपनीज है जिसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे बैंकिंग कंपनी, आपका इंश्योरेंस कंपनी, आपका सेक्शन 8 कंपनी, 1% कंपनी एंड अ स्मॉल कंपनी एंड अ स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए जो क्राइटेरिया रहेगा, लिमिट रहेगी, वो 1-1-10 की है। 1-1-10 मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ और 10 करोड़, राइट। एंड मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक बताई कि कैसे आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। हाँ, ये हमें पता ही है कि कारो के अंदर ऑडिटर जिन मैटर्स के ऊपर रिपोर्ट करते हैं वो मैटर्स कहाँ पे लिखे हुए हैं? पैरा नंबर 3 के अंदर। पैरा नंबर 4 भी है जिसको हम लास्ट में जाके टेकअप करेंगे, बट जिन मैटर्स के ऊपर आपको रिपोर्टिंग करनी है वो कहाँ पे डिस्कस किए गए? पैरा नंबर 3 के अंदर। और 21 क्लोजेस है जो हमें पढ़ना है। कारो एक और कंपनी है जिसके आप ऑडिट करोगे तब भी कारो की रिपोर्टिंग ऑडिटर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, और वो है ऑडिट ऑफ सीएफएस। तो कारो इज नॉट एप्लीकेबल when auditor is doing the audit of CFS except the clause number 21। लेकिन यहाँ पे एक क्लोज एप्लीकेबल हो जाता है, क्लोज नंबर 21। जब ये आएगा, लास्ट क्लोज है कारो की डिस्कशन का, तब हम इसको टेकअप करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और कुछ नहीं करना। इसके बाद ये अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये इंटर के लिए रेलिवेंट है, फाइनल में ऐसी कोई डिस्कशन आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, बट आप इसको अपने एंड पे एक बार पढ़ सकते हो। बेसिकली जब मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए वो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस का क्राइटेरिया निकाल रही हूँ और लिमिट कैलकुलेट कर रही हूँ, या टोटल बोरोइंग का लिमिट कैलकुलेट कर रही हूँ, टोटल रेवेन्यू का लिमिट कैलकुलेट कर रही हूँ, तो पेड अप शेयर कैपिटल में क्या चीजें आएंगी, टोटल बोरोइंग्स में क्या चीजें आएंगी, रिजर्व्स में मैं क्या चीजें इंक्लूड करूंगी, तो वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है। फाइनल लेवल पे यहाँ पे कोई इस टाइप की कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट आप एक बार इसको पढ़ सकते हो। आई एम 100% श्योर कि जहां से भी आपने क्लासेस वगैरह ली होगी, जो भी मटेरियल आप रेफर कर रहे होगे, ये सारी चीजें वहां पे लिखी होगी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, दैट इज किन मैटर्स को लेकर ऑडिटर को कारो में रिपोर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगी क्लोज नंबर 1 की। पैरा नंबर 3 के मैटर्स है क्लोज नंबर 1। क्लोज नंबर 1 में डिस्कशन हो रही है पीपीई इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट की। एंड अगर मैं टोटल एस्पेक्ट बताऊं कितने एस्पेक्ट के ऊपर ऑडिटर क्लोज नंबर 1 में रिपोर्ट करेगा, तो टोटल 5 पॉइंट है जिनके ऊपर ऑडिटर को क्लोज नंबर 1 में रिपोर्ट करना है। सबसे पहले ऑडिटर पहले पॉइंट के अंदर रिपोर्ट कर रहा है कि क्या कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है अपने पीपीई का। पीपीई का मतलब हो गया टेंजिबल एसेट का। उन रिकॉर्ड के अंदर ऐसा रिकॉर्ड वेयर फुल पर्टिकुलर्स आर बीइंग शोन बाय द कंपनी। फुल पर्टिकुलर्स मतलब आप क्वांटिटेटिव डिटेल्स बता रहे हो कि कितना मेरे पास पीपीई है, उनकी लोकेशन क्या है, सिचुएशन क्या है। दूसरा, यहां पे बात हो रही है इंटेंजिबल एसेट के रिकॉर्ड की। ऑडिटर कारो में रिपोर्ट करेगा कि क्या कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है इंटेंजिबल एसेट का, शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स। दूसरा एस्पेक्ट जिसके ऊपर ऑडिटर को क्लोज नंबर 1 में रिपोर्ट करना है, दैट इज क्या आपकी एंटिटी पीपीई का रेगुलर इंटरवल के ऊपर, एक रीजनेबल इंटरवल के ऊपर फिजिकल वेरिफिकेशन करती है। अभी रीजनेबल इंटरवल ऐसा कारो में डिफाइन नहीं है, लेकिन जब आप कारो का गाइडेंस नोट पढ़ते हो तो वहां पे रीजनेबल इंटरवल को डिफाइन किया गया है 1 इन 3 ईयर्स। तो क्या कंपनी की मैनेजमेंट रीजनेबल इंटरवल पे फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट कर रही है पीपीई का या नहीं, आप ये कारो में रिपोर्ट कर रहे हो। और अगर आपने रीजनेबल इंटरवल के ऊपर फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो क्या कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है जो कंपनी को मिली फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान। देखो, मटेरियल किसे कहा जाएगा ये यहां पे डिफाइन नहीं है, तो दैट मींस इट विल बी द मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, राइट। और अगर ऐसी कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली तो ऑडिटर ये भी रिपोर्ट करेगा कि क्या कंपनी ने इसको अप्रोप्रिएटली बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर डील किया। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आपके पीपी का बैलेंस कुछ और आ रहा है और जब आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करी तो वहां पे बैलेंस कुछ और आ रहा है, तो इसको आप बोलोगे डिस्क्रिपेंसी।
अगर ये डिस्क्रिपेंसी मटीरियल है, मटीरियलिटी इज नॉट डिफाइंड हियर, राइट, बट ऑडिटर देखेगा कि क्या वो डिस्क्रिपेंसी अकॉर्डिंग टू हिम मटीरियल है, तो उसको रिपोर्ट करना है कि क्या द सेम हैज बीन अप्रोप्रिएटली डेल्ट बाय द कंपनी इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट। तीसरा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो मैं अभी टेकअप करना चाहूंगी, राइट। क्या कंपनी अपने जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनका टाइटल डीड कंपनी के नाम पे है या नहीं, ये आप रिपोर्ट कर रहे हो। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर पीपीई दिखा रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि बिल्डिंग दिखा रहे हो, तो अगर आप उसको एज एन एसेट अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी ओनरशिप होगी उसके ऊपर, तो टाइटल डीड किसके नाम पे होनी चाहिए, आपकी कंपनी के नाम पे होनी चाहिए। बट अगर मैं ये कह रही हूँ कि कोई बिल्डिंग आपने रेंट पे ली है, लीज पे ली है और फिर आप काम कर रहे हो, तो क्या उसकी टाइटल डीड आपके नाम पे होगी, नहीं। तो यहाँ पे कारो में ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा है कि क्या सारी की सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी के टाइटल डीड कंपनी के नाम पे है क्या, एज डिस्क्लोज्ड बाय द कंपनी इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर ऐसा नहीं है, इफ नोट, फिर ऑडिटर को नीचे इस फॉर्मेट के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी नहीं आएगी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अदर देन द प्रॉपर्टीज जहां पे कंपनी इज अ लेसी, दैट मींस जहां पे कंपनी ने उस बिल्डिंग को लीज के ऊपर लिया तो डेफिनेटली उसकी ओनरशिप तो आपके नाम पे नहीं होगी। ओके। और अगर कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी टाइटल डीड कंपनी के नाम पे नहीं है, तो आप रिपोर्ट करोगे इस फॉर्मेट के अंदर। आप डिस्क्रिप्शन बताओगे प्रॉपर्टी की, उसकी ग्रॉस कैरिंग वैल्यू क्या है, किसके नाम पे है, अगर आपके नाम पे नहीं है तो ऑल्सो क्या ये प्रॉपर्टी जिसके नाम पे है वो कंपनी का प्रमोटर है, डायरेक्टर है, उनके रिलेटिव है, आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है, कितने पीरियड से आप ये प्रॉपर्टी हेल्ड कर रहे हो, और रीजन क्या है कि ये प्रॉपर्टी आप अपने नाम पे क्यों हेल्ड नहीं कर रहे हो। एंड कोई और स्पेशल अगर आपको रिमार्क देने, जैसे कि क्या कंपनी ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी ओनरशिप जिसकी टाइटल डीड आपके नाम पे नहीं है, क्या ये कंपनी डिस्प्यूट के अंदर है, ये भी आप यहाँ पे इंडिकेट। क्या आपको ये समझ में आ रहा है। इसके ऊपर क्वेश्चंस है अलग अलग पॉइंट के ऊपर जो मैं एक ही साथ टेकअप करूंगी। नेक्स्ट एस्पेक्ट जिसके ऊपर ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि क्या कंपनी ने अपने पीपीई का इंक्लूडिंग द आरओयू एसेट, आरओयू एसेट मतलब जो प्रॉपर्टी आपने लीज के ऊपर लिया और जिसको आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एज अ आरओयू एसेट रिकॉग्नाइज किया है, इसने आपको इस कंसेप्ट को आप पढ़ते हो इंडेस 116 के अंदर, ठीक है। सो क्या कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को, पीपीई को, इंक्लूडिंग द आरओयू एसेट, इंटेंजिबल एसेट, इनकी वैल्यूएशन करी है क्या, रीवैल्यूएशन करी है क्या ड्यूरिंग द ईयर। अगर ऐसा है तो क्या ये रीवैल्यूएशन जो मैनेजमेंट ने करी, इट इज बेस्ड अपॉन द वैल्यूएशन डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ये कंसेप्ट आता है कंपनीज एक्ट के अंदर। आपको ना अगर कंपनी ने रीवैल्यूएशन करी और कंपनी ने रीवैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवाई और ये वैल्यूएशन का जो चेंज है, वैल्यूएशन करने के बाद जो पीपीई की वैल्यू में चेंज है, अगर ये चेंज 10% या उससे ज्यादा का है, तो देखो यहाँ पे मटीरियलिटी डिफाइन की गई है कि अगर चेंज 10% या उससे ज्यादा का है तो ऑडिटर कारों में रिपोर्ट करेगा कि कितने का चेंज आया। सो यू हैव टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज इफ चेंज इज 10% या मोर। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है कि 10% और मोर देखोगे कैसे, या आपको देखना है इन एग्रीगेट फॉर नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपीई। ईच क्लास ऑफ पीपीई का मतलब क्या हुआ, जैसे कि बिल्डिंग का एक क्लास है आपका, फर्नीचर का एक क्लास है आपका, तो ये हो गया ईच क्लास ऑफ पीपी। तो बिल्डिंग का बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर बैलेंस आ रहा था लेट्स से 1000 करोड़ रुपए का, ठीक है। यहां पे जब आपने इसकी रीवैल्यूएशन करी तो रीवैल्यूएशन करने पे बैलेंस कितना आया, 1200 करोड़ रुपए का। यहां पे आप परसेंटेज चेंज निकालोगे और अगर परसेंटेज चेंज 10% या उससे ज्यादा का है तो फिर ऑडिटर को कारों में यहां पे अमाउंट बताना है कि कितने अमाउंट का चेंज है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है। यस, सेम गोज विद द फर्नीचर। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं करना कि टोटल पीपीई ले लिया और फिर टोटल इंटेंजिबल एसेट ले लिया और टोटल इंटेंजिबल एसेट लेके मैं परसेंटेज चेंज निकाल रही हूँ, नहीं। फॉर ईच क्लास ऑफ एसेट। ऐसे ही अगर आपकी इंटेंजिबल एसेट अलग अलग है, जैसे कि पेटेंट है, जैसे कि कॉपीराइट है, तो आप ये अलग अलग चेंज को बताओगे, उस अमाउंट को बताओगे चेंज के, अगर वो चेंज 10% या उससे ज्यादा का है तो, ठीक है। ऑल्सो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था, क्या कंपनी के अगेंस्ट कोई केस पेंडिंग है या कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी इन द बेनामी एक्ट। और अगर ऐसा है तो आपको कारों में रिपोर्ट करना है कि क्या कंपनी ने इसको अप्रोप्रिएटली बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर डिस्क्लोज किया है। तो ये 5 एस्पेक्ट है जिसके ऊपर ऑडिटर कारों में रिपोर्ट करेगा व्हेन इट कम्स टू क्लोज नंबर 1 की रिपोर्टिंग, पैरा 3 दैट इज पीपीई को लेकर उसको क्या रिपोर्ट करना है। एक बार आप ऊपर वापस आ जाओ एंड लेट मी सी कि यहाँ पे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जब आप कारों के क्वेश्चंस के अंदर जाओगे, पहला क्वेश्चन ही
यहाँ पे पीपीई के ऊपर है। कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी जिसका नाम है आमिर लिमिटेड, उसकी पीपीई है 25.75 करोड़ की, ठीक है। एंड इसके पीपीई के अंदर क्या इंक्लूड है, मशीन है ये, राइट, जिसने उसकी वैल्यू कितने की दिखाई हुई, 25.75 करोड़ रुपए की। और ये मशीन की जो ये मशीन है, इट इज ऑफ द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ये अभी एक्टिव यूज से रिटायर हो चुकी है और कंपनी ने इसको रखा हुआ है हेल्ड फॉर डिस्पोजल। देखो अगर आपने ना कल वाला क्लास लगाया होगा, मतलब जो 700 की सीरीज के क्वेश्चंस लगाए होंगे, ये क्वेश्चन वहां पे भी आया था, क्योंकि मैंने आपको ना बिगिनिंग के अंदर ही बताया कि कारों के क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आपको इंडिविजुअली अलग से देखने को मिलेंगे, कारों के क्वेश्चन आपको जो रिपोर्टिंग वाले स्टैंडर्ड है उनके साथ मिक्स करके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक हिस्सा कल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आपने कल की क्लास लगाई होगी तो फिर ये कारों का क्वेश्चन आपको आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इशू क्या है, इशू ये क्या है, कंपनी ने इन एसेट की वैल्यूएशन करी है ये बेस्ड अपॉन द इंस्पेक्शन विच इज डन 10 years बैक। तो मतलब कंपनी ने अपने पीपीई का फिजिकल वेरिफिकेशन 10 साल पहले करवाया है और उसके बेसिस पे कंपनी इसकी वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर दिखा रही है। तो क्या एज एन ऑडिटर तुम्हारा रिपोर्टिंग कंसर्न क्या होगा यहाँ पे कारों को लेकर, तो इसने स्पेसिफिकली कारों की बात करी है, तो मैं बाकी रिपोर्टिंग कंसर्न की बात नहीं करूंगी। ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारे और रिपोर्टिंग कंसर्न भी आ सकते हैं कि काम में भी आ सकता है, ठीक है, इट कुड बी की ऑडिट मैटर ऑल्सो। और अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है और आप इसकी वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं है, डिस्क्लोजर आपका प्रॉपर नहीं है इसका, तो इसका मतलब ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है एज पर एसए नंबर 705। ये डिस्कशन कल वाले क्वेश्चन के अंदर हो चुकी थी, अच्छा क्वेश्चन था, बट यहाँ पे इसने स्पेसिफिकली कारों के पर्सपेक्टिव से बात करी है। तो कारों के पर्सपेक्टिव से क्योंकि आप रीजनेबल इंटरवल पे कंपनी अपने पीपीई का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवा रही है, तो फिर इसकी रिपोर्टिंग कहां पे होगी, अभी मैंने आपको बताया पैरा नंबर 3 के क्लोज नंबर 1 के अंदर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्या मैं आपके लिए इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ूंगी? नहीं, क्योंकि मैं जब साथ में क्लोज पढ़ा रही हूं, अगर मुझे लगता है कि कुछ स्पेसिफिक चीजें डिस्कस करने वाली तो मैं डिस्कस करूंगी, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन पढ़ा के आगे बढ़ जाऊंगी। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यस। आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन है जो यहां से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, और ये टाइटल डीड के ऊपर है। मैंने आपको अभी अभी क्या बताया, मैंने आपको अभी अभी ये बताया कि ऑडिटर जब क्लोज नंबर 1 में रिपोर्ट करेगा तो वो देखेगा कि कंपनी जिन टेंजिबल एसेट को, इनफैक्ट आई वुड से जिन इमूवेबल प्रॉपर्टी को वो दिखा रही है अपनी बैलेंस शीट के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट में कि मेरी ओनरशिप है, तो क्या टाइटल डीड कंपनी के ही नाम पे है क्या? और अगर कंपनी के नाम पे टाइटल डीड नहीं है तो फिर ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा उस फॉर्मेट के अंदर जो हमने अभी अभी देखा। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो लेट मी सी कि ये कौन सा पार्ट है, इसमें काफी सारे क्वेश्चन है। ओके, तो आई थिंक पार्ट नंबर बी इज द क्वेश्चन। चलो, इट सेज आपको बताना है कि कारों में इसकी रिपोर्टिंग कहां पे होगी। क्वेश्चन है, द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग इट्स ऑफिस अलोंग विद द फ्री होल्ड लैंड अवेलेबल एट चंडीगढ़ एंड इज एक्टिवली ऑन लुकआउट फॉर द पोटेंशियल बायर। सो कंपनी अपना ऑफिस बेचना चाह रही है और ऑफिस के साथ जो भी फ्री होल्ड लैंड अटैच्ड है उसको सेल करना चाह रही है। चंडीगढ़ में ये प्रॉपर्टी है एंड कंपनी बायर को लोकेट कर रही है। बिकॉज ऑफ द सेम वॉज, ये इन्होंने बाय कितने में किया था, इट वॉज परचेस्ड एट ₹25 लाख इन 2008। इसकी करंट वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू इज 250 लाख। अच्छा, ये रीवैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन है, सॉरी, कोई बात नहीं, ये भी पीपी का ही क्वेश्चन है। तो इन्होंने बाय किया था 25 लाख रुपए का और इसकी करंट वैल्यू है 250 लाख रुपए की। वाओ, दिस प्रॉपर्टी इज पेंडिंग टू बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। ओके, यहाँ पे मुझे लगा वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, बट नहीं, ये प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी तक कंपनी के नाम पे नहीं है। Due to the certain procedural issue associated with the registration, though the company is having a valued possession, या तक कंपनी की पोजेशन तो इस प्रॉपर्टी की पोजेशन तो कंपनी के पास है, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपनी के पास नहीं है। कंपनी ने इसकी परचेज कॉस्ट भी फुल अमाउंट में पे करके रखी है। कंपनी हैज डिस्क्लोज दिस अमाउंट अंडर फिक्स्ड एसेट। तो मतलब आप इसको दिखा रहे हो अपनी बैलेंस शीट के अंदर फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में, दो नो डिस्क्लोजर ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन इज मेड इन नोट्स फॉर्मिंग द पार्ट्स ऑफ अकाउंट। लेकिन आपकी कंपनी ने यहां पे डिस्क्लोजर नहीं दिया है कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही ये प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि ये कारों में रिपोर्ट कहां पे होगा। तो ये कारों के अंदर रिपोर्ट होगा आपका पैरा नंबर 3 के क्लोज नंबर 3 के अंदर, और उसमें भी ये जो पॉइंट हमने 3 देखा वहां पे पैरा नंबर 3 के क्लोज नंबर 1 के आपके
यहाँ पे थर्ड पॉइंट के अंदर, राइट। किस फॉर्मेट के अंदर आप इसको रिपोर्ट करोगे? इस फॉर्मेट के अंदर आप रिपोर्ट करोगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी दोगे कि क्या प्रॉपर्टी है, क्या उसकी लोकेशन वगैरह है, यहाँ पे उसकी कैरिंग वैल्यू क्या है, ये अगर आपके नाम पे नहीं है तो किसके नाम पे है, क्या जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वो कंपनी का प्रमोटर है, डायरेक्टर है, इंप्लॉई है, उनका रिलेटिव है, राइट। कितने पीरियड से प्रॉपर्टी आप होल्ड कर रहे हो एंड रीजन क्या है कि आप इसको अपने नाम पे क्यों होल्ड नहीं कर रहे, तो आप रीजन इंडिकेट करोगे और ये भी बताओगे कि क्या कोई डिस्प्यूट चल रहा है इसके ऊपर। तो यहाँ पे इस क्लोज के अंदर रिपोर्टिंग होनी है। देखो यहाँ पे मैं इसको पढ़ूंगी नहीं आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी पूरा का पूरा रिपोर्टिंग समझाया। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यस। तो अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बेटा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये रिवैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन है। तो एक बार वापस आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो देखो मैं साथ में आपको क्वेश्चन इसी वजह से टेकअप करा रही हूँ ताकि आपके जितने भी डाउट है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं क्लोजेस के ऊपर, उनके पॉइंट के ऊपर, वो डाउट भी साथ में क्लियर होते जाए और साथ में आप रिवाइज भी करते रहो। चलो क्वेश्चन सेज मिस्टर अर्जुन वॉज अपॉइंटेड एज द एंगेजमेंट पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी जिसका नाम है भीषम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, ठीक है, फॉर कंडक्टिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट ऑफ अ सिल्वर लिमिटेड विच इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। इट इज अ पब्लिक कंपनी, राइट। सो कारो इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। Mr. Brijesh, one of the senior engagement team member, was given the responsibility to audit the matters as requirement of कारो 2020। कहता है कि इनको पता था कि इनको कारो में रिपोर्ट करना है, तो जिन भी मैटर्स के ऊपर इनको कारो में रिपोर्ट करना होगा। देखो कारो में आप रिपोर्ट कर रहे हो, बेसिकली आप ओपिनियन ही दे रहे हो, तो आपको इंस्पेक्शन तो करनी पड़ेगी ना, एग्जामिनेशन तो करनी पड़ेगी। तो कहता है कि ये सीनियर एंगेजमेंट पार्टनर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कारो में रिपोर्ट करने की। अच्छा, मिस्टर ब्रिजेश हु इज वन ऑफ द सीनियर एंगेजमेंट टीम मेंबर, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उन मैटर्स की ऑडिट करने की जिनके ऊपर कारो में रिपोर्टिंग होनी है। एंड इन दैट कनेक्शन ही मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन विच मे बी रेलिवेंट फॉर द रिपोर्टिंग एज पर कारो। तो इसको दो ऑब्जर्वेशन मिली है। लेट्स सी की ऑब्जर्वेशन क्या है। सबसे पहले वन ऑफ द प्लांट एंड इक्विपमेंट टेकन ऑन द लीज, ये लीज के ऊपर है, ROU एसेट। तो अगर आपने इसको लीज के ऊपर लिया तो बुक्स ऑफ अकाउंट में कंपनी ने कैसे दिखाया होगा? एज अ ROU एसेट। इसकी रीवैल्यूएशन हुई है और रीवैल्यूएशन किसने करी है? रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने करी। क्या ये कारो में रिपोर्टिंग आई थी अभी? यस। नेट कैरिंग वैल्यू कितनी थी PPE की, प्लांट एंड इक्विपमेंट इन एग्रीगेट चेंज्ड फ्रॉम 4 करोड़ टू 4.5 करोड़, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू चेंज कितने से कितने तक हुई है? 4 से लेकर 4.5 करोड़। तो मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ये वैल्यू पहले 4 करोड़ की आ जाएगी, अभी रीवैल्यूएशन करने के बाद ये वैल्यू होगी 4.5 करोड़ की, ठीक है। सो लेट्स सी कि कितने का चेंज आया है। मुझे चेंज निकालने दो। 4.45 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100। तो क्या चेंज 10% या उससे ज्यादा का आ रहा है? यस। 11.25 करोड़ रुपए का चेंज आ रहा है। तो क्या आप इसको कारो में रिपोर्ट करोगे? यस, इट विल गोइंग टू गेट रिपोर्टेड इन द कारो। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको मैं अभी नहीं पढ़ूंगी, ये नेक्स्ट क्लोज के ऊपर क्वेश्चन है, सीसी लिमिट के ऊपर तब आएगा, तो नेक्स्ट क्लोज के अंदर इसकी हम डिस्कशन करेंगे। आप नीचे आ जाओ इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए कि एज पर पैरा नंबर 3 क्लोज नंबर 1 का डी पार्ट। देखो डी याद नहीं रहता चल जाएगा, बट एटलीस्ट पैरा 3 क्लोज 1 तो याद रहना चाहिए। तो अगर आप डी पार्ट की बात करें तो मतलब ये पॉइंट नंबर 4 है, राइट। तो क्या ऑडिटर कारो में इसकी रिपोर्ट करेगा? यस, उसको रिपोर्ट करना है कि क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर अपना PPE इंक्लूडिंग ROU एसेट, इंटेंजिबल एसेट, रिवैल्यू किया क्या, रिवैल्यूएशन एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने करी क्या। अगर ऐसा है तो अमाउंट बताओ चेंज का। अगर आपका ये जो चेंज है 10% है उससे ज्यादा का है, तो यहां पे आप कारो में चेंज का अमाउंट बताओगे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्ट क्या कर रहे हो। 4.45 माइनस 4 अगर मैं करूंगी तो 0.45 करोड़ मतलब 45 लाख का चेंज आया, ये आपको कारो में रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखो ऊपर तो इसने प्रोविजन लिखी है क्लोज की, जो मैंने डिस्कस कर ली है, वो नहीं मैं देख रही हूं, मैं आपके लिए एक बार ये पढ़ देती हूँ कि कैसे कारो के अंदर ये रिपोर्टिंग हो रही है। तो अमाउंट ऑफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ सच PPE इज रुपीज 45 लाख। तो 45 लाख का आपका चेंज है, तो ऑडिटर इसको रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट क्या करना है? अमाउंट ऑफ चेंज इन अकॉर्डेंस विद पैरा नंबर 3 क्लोज नंबर 1 का डी पार्ट ऑफ कारो 2020। तो आपको अमाउंट ऑफ चेंज बताना है, लेकिन अगर चेंज 10% या उससे ज्यादा का है तो हमारे केस में चेंज 10% या उससे ज्यादा का था, तो आपने इसकी कारो में रिपोर्टिंग कर दी। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा डन हो गया। इसके ऊपर भी आई थिंक कोई तो क्वेश्चन था जो मेरे से यहाँ पे लिखना मिस हो गया, जब बाद में हम आएंगे तो देख लेंगे। बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर डेफिनेटली कोई क्वेश्चन मैंने देखा था, बट बाद में जब हमारे क्वेश्चन पेंडिंग बचेंगे ना, जो कंसोलिडेटेड क्वेश्चन है, फिर उसको मैं बाद में टेकअप कर लूंगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्लोज ऑफ कारो, दैट इज क्लोज नंबर 2। ये बहुत सिंपल क्लोज है, दो ही चीजों के ऊपर यहाँ पे ऑडिटर को कारो के अंदर रिपोर्ट करना है। नंबर 1,
क्या कंपनी की मैनेजमेंट अपनी इन्वेंट्री का रीजनेबल इंटरवल के ऊपर फिजिकल वेरिफिकेशन करती है क्या? और रीजनेबल इंटरवल अगर इन्वेंट्री के केस में आप बोलोगे तो वंस इन अ ईयर, ठीक है। एंड अगर फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल पे करते हो तो क्या आपको डिस्क्रिपेंसी मिली? यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी डिफाइंड है कि मटेरियल कब होगा। अगर डिस्क्रिपेंसी मिली है फिजिकल वेरिफिकेशन करने पे जिसका अमाउंट है 10% या उससे ज्यादा का, तो फिर आपको कारों में इधर ये बताना है कि मैनेजमेंट ने क्या इसको अप्रोप्रिएटली बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिपोर्ट किया। सो क्या ऐसी कोई डेप्रिशिएंसी मिली, डिस्क्रिपेंसी मिली सॉरी, 10% या उससे ज्यादा की फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री। यहां पे भी आप जो चेंज देखोगे, डिस्क्रिपेंसी देखोगे, वो 10% या उससे ज्यादा का देखोगे फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री। दैट मीन्स अगर मैं ये कह दूं, ये पकड़ो आपका एक रॉ मटेरियल है, ये एक क्लास है आपकी इन्वेंट्री की WIP की, और एक क्लास है आपकी WIP की आपकी इन्वेंट्री की फिनिश्ड गुड की। तो यहाँ पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर बैलेंस आ रहा होगा। मान लेते हैं ये 200 करोड़ रुपए का है, ये 100 करोड़ रुपए का है, और ये 80 करोड़ रुपए का है। फिर आपने जब फिजिकल वेरिफिकेशन करी तो यहाँ पे कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग बैलेंस आया होगा। मान लेते हैं 100 करोड़ का हो गया, मान लेते हैं 120 करोड़ का हो गया, ये भी 120 करोड़ का हो गया। अब आप परसेंटेज चेंज निकालोगे फॉर ईच क्लास, एंड अगर फॉर ईच क्लास ऑफ सच इन्वेंट्री परसेंटेज चेंज 10% या उससे ज्यादा का है, तो फिर ऑडिटर ये भी रिपोर्ट करेगा कि क्या कंपनी ने अप्रोप्रिएटली इसको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर डील किया है। तो यहां पे पीपीई में क्या था, मटीरियलिटी किसे कहा जा रहा है वो डिफाइन नहीं था, यहां पे डिफाइंड है। क्या कोई डिस्कशन समझ में आ रही है? यस। तो सबसे पहले ऑडिटर कारों में क्या रिपोर्ट कर रहा है कि क्या कंपनी ने रीजनेबल इंटरवल के ऊपर फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट किया क्या? हाँ, ऑल्सो आप ये भी बता रहे हो कि क्या इन द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट कर रहे हो, जितना इन्वेंट्री को आप कवर कर रहे हो, जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो वो अप्रोप्रिएट है, प्लस जब आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया क्या कोई डिस्क्रिपेंसी मिली अमाउंट 10% या उससे ज्यादा की इन एग्रीगेट, कैसे देखोगे फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री। अगर ऐसा था तो ये भी बताओ कि क्या इसको अप्रोप्रिएटली बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर डील किया गया। क्या इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है? मेरे हिसाब से इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट ये वर्किंग कैपिटल के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है। दूसरा एस्पेक्ट जिसके ऊपर ऑडिटर कारों के अंदर रिपोर्ट करेगा दैट इज क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वर्किंग कैपिटल लिया है क्या? सीसी लिमिट कहां से? कहीं से भी, किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इन एग्रीगेट जिसका लिमिट कितना है 5 करोड़ से ज्यादा का। 5 करोड़ से ज्यादा का। देखो ये ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बैंक से लेना है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लिमिट आपने HDFC बैंक से ली, कुछ लिमिट आपने एक्सिस बैंक से ली, कुछ लिमिट आपका किसी NBFC से चल रहा है। ये टोटल मिलाकर अगर 5 करोड़ से ज्यादा का वर्किंग कैपिटल लिमिट लिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी क्या है? अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट। डेटर होते हैं आपकी, इन्वेंट्री होती है। क्या ऐसा है? आप कह रहे हो हाँ ऐसा है कि इन्होंने वर्किंग कैपिटल लिमिट लिया हुआ है इन एक्सेस ऑफ ₹5 करोड़। तो आप ये बताओगे कि क्या कंपनी क्वार्टरली रिटर्न, आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ती है, जो कंपनी सबमिट कर रही है विद सच बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां से आपका ये लिमिट चल रहा है, क्या उनके अंदर वो जो अपना डेटर का फिगर, अपनी इन्वेंट्री का फिगर बता रही है, क्या वो सेम है एज दैट ऑफ फाइनेंशियल्स? ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी फाइनेंशियल्स के अंदर डेटा कम दिख रहा है और ज्यादा डीपी लेने के लिए आप अपनी जो स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, वहां पे आपके डेटा इन्वेंटरी ज्यादा दिख रही है। ये पर्पस है इस क्लोज को डालने की यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये बताओगे कि क्या जो क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट आपने सबमिट करी, क्वार्टरली स्टेटमेंट आपने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ सबमिट करी, वहां पे जो फिगर दिख रही है आपकी डेटर्स की, इन्वेंटरी की, दैट इज इन अग्रीमेंट विद योर बुक्स ऑफ अकाउंट। और अगर ऐसा नहीं है, इफ नॉट, ऑडिटर विल गिव द डिटेल्स। क्या आपको ये डिस्कशन समझ में आई? यस, फिजिकल वेरिफिकेशन और वर्किंग कैपिटल लिमिट, दो चीजों के ऊपर क्लोज नंबर 2 में रिपोर्टिंग होगी। इसके ऊपर क्वेश्चन कौन सा है? इसके ऊपर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन हमारा पेंडिंग था इसको देख लेते हैं। कहता है ड्यूरिंग द ईयर अंडर कंसिडरेशन एक सीसी लिमिट है। सीसी लिमिट पहले 5 करोड़ से ज्यादा की होनी चाहिए, तब आप इस पर्टिकुलर क्लोज के अंदर रिपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे सीसी लिमिट कितने का सैंक्शन हुआ है? 5.5 करोड़ रुपए का, राइट। एंड सिक्योरिटी क्या? करंट एसेट की, एंड इट गोट रिड्यूस टू 4.5 करोड़ आफ्टर 6 मंथ। ओके, फिर ये लिमिट कब होगी? मैंने क्या बोला, एक बार 5 करोड़ से ज्यादा की लिमिट है क्या? देखो इन्होंने बोला एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो साल में बाद में जाकर वो 5 करोड़ से कम की हो जाती है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। एक दिन भी अगर तुम्हारे पास 5 करोड़ से ज्यादा की वर्किंग कैपिटल लिमिट थी तो यहाँ पे रिपोर्टिंग आ जाएगी। इन दिस कनेक्शन क्वार्टरली रिटर्न तुम सबमिट कर रहे हो बैंक के पास, एंड विच आर इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये आपने चेक कर लिया है कि ये जो क्वार्टरली रिटर्न्स आपने बैंक के साथ सबमिट करी, जहां से आपने ये लिमिट लिया हुआ है, वही दोज आर
उसके अंदर जो फिगर्स है और जो फाइनेंशियल्स के अंदर फिगर्स है वो सेम है, दोज आर इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको ये बताना है कि क्या इसकी कारों में रिपोर्टिंग होगी, यस। तो बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो अभी मैंने आपको क्लोज बताया ना, बस आपको वो क्लोज ही लिखना है कि कारों में रिपोर्टिंग होगी। फिर गिवन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन प्रिंट करना है और कंक्लूजन बता देनी है। मैं कंक्लूजन आपके लिए पढ़ देती हूँ। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द वर्किंग लिमिट सैंक्शन टू दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड डिसएग्रीमेंट ऑफ क्वार्टरली स्टेटमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट इफ एनी, अगर है तो आप ये तब रिपोर्ट करो, पर यहाँ पे तो डिसएग्रीमेंट है नहीं तो कोई इशू नहीं है। क्या वो समझ में आ रहा है? यस। देखो ऊपर आके देखो, इसने रिपोर्टिंग करने को कैसे बोला है। क्या कंपनी ने वर्किंग कैपिटल लिया है, तो पहले तो आप ये रिपोर्ट करोगे क्या लिया है, क्या ऐसा 5 करोड़ से ज्यादा। फिर आप बताओगे कि डिसएग्रीमेंट है क्या, तो बताओ फिर डिसएग्रीमेंट डिटेल दो उसकी, किस टाइप का डिसएग्रीमेंट है, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा रहता है। यहाँ पे आगे चलेंगे, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको भी टेकअप कर लेते हैं, यहाँ से आपको और क्लैरिटी आएगी। जैम प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, कंपनी साइकिल्स बनाती है। सीए रॉय को अपॉइंट किया जा रहा है स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। जब आप ऑडिट कर रहे थे इस कंपनी की, कंपनी ने एक वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी ली है एबीसी बैंक से। लिमिट क्या है इसकी, देखना 10 करोड़ रुपए की। क्या 5 करोड़ से ज्यादा की है? यस। हाइपोथिकेट क्या किया हुआ है, स्टॉक ऑफ गुड एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी। ये यार सीसी लिमिट करंट एसेट के अगेंस्ट ही आती है, डेटर और आपके जो इन्वेंट्री है उसके अगेंस्ट, तो ये बिल्कुल सही है। जब आपने मतलब सीए रॉय ने इंक्वायरी करी, मैनेजमेंट से पूछा, उन्होंने मैनेजमेंट ने उसको क्या होता है, स्टॉक सबमिट आर फर्निश्ड पीरियडिकली टू द बैंक एंड ये उसने कुछ क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट के नीचे डिटेल दी हुई है कि देखो हमने 4 क्वार्टर की स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करी है और जो वहां पे हमने अपने स्टॉक की वैल्यू बताई है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, वो स्टॉक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये है और बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग ये है। तो क्या इन दोनों में आपको डिसएग्रीमेंट दिखाई दे रहा है, पहले ये बताओ। हाँ, मुझे तो डिसएग्रीमेंट क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये बस क्वार्टर 4 का सेम है, पहले 3 क्वार्टर का तो मैच ही नहीं हो रहा है। आपको कारों में यही तो रिपोर्ट करना है। क्वेश्चन देखना आगे क्या कह रहा है। मैनेजमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी डिड नॉट डिस्क्लोज द अबव सिचुएशन इन नोट्स टू अकाउंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 2021-2022। कंपनी ने इस वेरिएशन का डिस्क्लोजर नहीं दिया। मैनेजमेंट ने रिप्लाई किया ऑडिटर को, there are no variation in the balance sheet date and further they are of the view that stock statement furnished to bank is only a formality। कहते देखो बैलेंस शीट डेट के ऊपर तो कोई वेरिएशन नहीं है ना, ठीक है, और ये जो स्टॉक स्टेटमेंट हम बैंक के पास सबमिट कर रहे हैं तो एक फॉर्मेलिटी है हमारा। तो हम यहाँ पे ना क्या करते हैं कि ऐसे जल्दी जल्दी के अंदर बिना ज्यादा कुछ कंसिडर करे हम इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, क्योंकि हमें तो ज्यादा डीपी चाहिए। ये तो हमें भी समझ में आ रहा है कि तुम्हें ज्यादा डीपी चाहिए, तभी तुम यहाँ पे जो पोजीशन दिखा रहे हो अपने एसेट की वो बेटर दिखा रहे हो। एंड हेंस स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट उसको कह रही है। क्या मैनेजमेंट की कंटेंशन गलत ठीक है? नहीं, डेफिनेटली मैनेजमेंट की कंटेंशन सही नहीं है, मैनेजमेंट की कंटेंशन गलत है। एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी, सीए रॉय शुड डील एंड डिस्कस द डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इफ एनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड कारो 2020। यस, डेफिनेटली कारो के अंदर इसकी रिपोर्टिंग होगी। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यस। तो कारों के अंदर तो रिपोर्टिंग होगी, बट इसने एक बात और यहाँ पे लिखी है कि क्या आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग भी इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो सुनना, अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 उठा के देखूंगी, वहां पे लिखा हुआ है कि अगर कंपनी ने कोई बोरोइंग ली है किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिक्योरिटी किसको रखा है, करंट एसेट, तो उसको डिस्क्लोजर देना है। तुम समझो, ये कंपनीज एक्ट की प्रोविजन है शेड्यूल 3 की, तुम्हें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। किस चीज का? कि क्वार्टरली रिटर्न, स्टॉक्स, ये जो आपकी स्टॉक स्टेटमेंट है करंट एसेट की, मतलब स्टॉक स्टेटमेंट आप इसको बोल दो, डेटर्स की पोजीशन जिसमें जाती है और आपके इन्वेंट्री की पोजीशन जिसमें जा रही है, which is filed by the company with bank or financial institution, they needs to be in agreement with the books of account। ये कौन कह रहा है? ये कंपनीज एक्ट की प्रोविजन कह रही है कि आपको ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है, फिर आपकी जो वेरिएशन है उसकी समरी आपको अटैच करनी पड़ेगी। समरी ऑफ रिकंसिलिएशन एंड द रीजन ऑफ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी इफ एनी नीड टू बी एडुकेटली डिस्क्लोज्ड। आपको डिस्क्लोजर देना, ये शेड्यूल 3 कह रहा है। और आप मुझे बताओ, अगर आप डिस्क्लोजर नहीं दे रहे हो, क्या ये मॉडिफिकेशन भी हो सकती है इस रीजन की वजह से, एज पर एस नंबर 705? यस। अच्छा, दूसरा कारों में तो आप रिपोर्ट करोगे, क्योंकि अभी मैं आपको बता के आई कि कारों में रिपोर्टिंग हो रही है इसकी। 5 करोड़ से ज्यादा की वर्किंग कैपिटल लिमिट है। जो क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट आप सबमिट कर रहे हो, वहां पे करंट एसेट की पोजीशन और फाइनेंशियल की पोजीशन डिफरेंट है, तो यू विल टेल द डिफरेंस, डिटेल आप वहां पे दोगे। तो मैनेजमेंट की कंटेंशन तो बिल्कुल सही नहीं है। ऑडिटर तो कारों में रिपोर्ट करेगा, और देखो रिपोर्ट कैसे होगी, डिफरेंस बताओगे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2,
एंड क्वार्टर 4 क्यों नहीं, क्योंकि क्वार्टर 4 में तो सेम थी ना पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिफरेंस बता दिया कि कहाँ पे एक्सेस रिपोर्ट किया हुआ है। ऐसा क्या आपको ये डिस्कशन समझ में आ रही है? इसने बोला नहीं है यहाँ पे मॉडिफिकेशन का पॉइंट मेरे हिसाब से, बट क्या ऑडिटर को इस वजह से अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके डिस्क्लोजर अप्रोप्रिएट नहीं है ना शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, और अगर ये मटीरियल है तो फिर डेफिनेटली मटीरियलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑडिटर मे ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई हिज ऑडिट रिपोर्ट एज पर एस नंबर 705, राइट। सो दिस इज द डिस्कशन हियर, सो इट्स अ गुड क्वेश्चन ऑल टुगेदर, यू कैन से। अब हम आगे बढ़ सकते हैं टू अनदर क्लोज। इसके ऊपर मुझे कोई खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, बट बातें इसके अंदर काफी सारी लिखी हुई। ये LIG की बात करता है, दैट इज लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, ठीक है। तो ऑडिटर कारों में रिपोर्ट करेगा अंडर क्लोज नंबर 3 कि क्या ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट करी, कोई गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया, कोई लोन, देखना बेटा इधर क्या है, लोन दिया है, कोई एडवांस विच इज इन द नेचर ऑफ लोन दिया है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, किसको, किसी को भी, कंपनी को, फॉर्म को, LLP को, पार्टनरशिप को, किसी भी पार्टी को। अगर ऐसा है कि आपने, सीधी सी बात है, अगर कंपनी ने LIG करी, लोन दिया, एडवांस विच इज इन द नेचर ऑफ लोन दिया, गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई, या इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, तो आपको कारों में रिपोर्ट करना पड़ेगा इन चीजों के ऊपर। सबसे पहले क्या कह रहा है ये ध्यान से देखना, यहां पे LIG तीनों की डिस्कशन हो रही है कि क्या ड्यूरिंग द ईयर, इस साल के अंदर, जिस साल की आप ऑडिट कर रहे हो, कंपनी ने लोन प्रोवाइड कराया, ठीक है, या कोई आपने एडवांस दिया विच इज इन द नेचर ऑफ लोन, कोई गारंटी सिक्योरिटी दी है किसी और एंटिटी को। अगर ऐसा है, अच्छा सॉरी, इधर मैं आपको ये कहना चाह रही थी, इधर इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड नहीं है, सॉरी, इधर इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे LG की बात हो रही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो इन्वेस्टमेंट इज कवर्ड। बेसिकली इस क्लोज के अंदर 3 चीजों की डिस्कशन हो रही है, LIG, बट कहीं पे किसी क्लोज के अंदर सिर्फ लोन की डिस्कशन है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर ऐसा है कि कंपनी ने लोन गारंटी सिक्योरिटी किया, और ये कंपनी कौन नहीं होनी चाहिए, कंपनी एक ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए जिसका प्रिंसिपल काम ही लोन देना है। ऐसी कंपनी कौन होती है, जैसे कि NBFC। क्या NBFC के ऊपर एप्लीकेबल होता है कारो? हाँ, मैंने तो मना नहीं किया, राइट। तो ये कंपनी NBFC नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो ऑडिटर कारों में क्या रिपोर्ट करेगा, 2 रिपोर्टिंग हो रही है, 2 A और B के अंदर। A में ये लोन आपने दिया रिलेटेड पार्टी को, उसकी रिपोर्टिंग हो रही है। B में ये लोन गारंटी सिक्योरिटी आपने दी किसी और पार्टी को अदर देन योर रिलेटेड पार्टी, उसकी रिपोर्टिंग हो रही है। रिलेटेड पार्टी मतलब सबसी, JV, एसोसिएट। एंड B के अंदर रिपोर्टिंग हो रही है अगर ये LG, दैट इज लोन गारंटी सिक्योरिटी आपने दिया अदर देन सबसी, जॉइंट वेंचर। लेकिन रिपोर्ट करना क्या है, कितना लोन दिया ड्यूरिंग द ईयर, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द लोन गिवन ड्यूरिंग द ईयर, और कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट डेट के ऊपर। और यहां पे भी आप यही रिपोर्ट करोगे कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन या गारंटी सिक्योरिटी जो भी आपने दिया ड्यूरिंग द ईयर कितना था, और कितना उसमें से आउटस्टैंडिंग है एज ऑन बैलेंस शीट डेट। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यस। दूसरा एस्पेक्ट जिसके ऊपर ऑडिटर कारों में रिपोर्ट करेगा, ये LIG है। इधर इन्वेस्टमेंट भी है कि क्या कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट करी ड्यूरिंग द ईयर, कोई गारंटी सिक्योरिटी दी, कोई लोन एडवांस दिया, और जिन टर्म्स के ऊपर दिया, those should not be prejudicial to the interest of the company। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोन दे रहे हो 2% के ऊपर, मार्केट में चल रहा है 8%, कंपनी का तो लॉस हो रहा है ना। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट करोगे। तीसरा एस्पेक्ट जिसके ऊपर ऑडिटर रिपोर्ट करेगा, यहाँ पे भी लिख लो, LG है, I नहीं है। ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है बेटा, ठीक है, कि क्या कंपनी ने लोन और एडवांस विच इज इन द नेचर ऑफ लोन, या कोई आपने गारंटी सिक्योरिटी वगैरह दी है क्या। अगर ऐसा है तो कंपनी ने रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का शेड्यूल बनाया है क्या। बेसिकली आपने बनाया है शेड्यूल जहां पे लिखा हुआ कि कब कब आपको आपका प्रिंसिपल वापस मिलेगा, कब कब आपको उस लोन जो आपने दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। वैसे अगर आप देखोगे तो गारंटी भी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, पर्टिकुलरली लोन की डिस्कशन कर रहा है, ओके। और अगर आपने शेड्यूल बनाया तो आप ये भी रिपोर्ट करो कि कंपनी को उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग पेमेंट आ रही है क्या, एंड वेदर द पेमेंट्स आर रेगुलर, दैट मींस रीपेमेंट और रिसीट। रीपेमेंट EMI के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, और रिसीट इंटरेस्ट के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, वेदर दोज आर रेगुलर। तीसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ ही चौथा पॉइंट है कि अगर अमाउंट ओवरड्यू है, मतलब रिसीट अगर रेगुलर नहीं है, तो आप कारों में अमाउंट बताओगे अगर ये अमाउंट ओवरड्यू है फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 90 डेज। सो इफ द अमाउंट इज ओवरड्यू, स्टेट द टोटल अमाउंट
ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। और आप ये भी बताओगे कि कंपनी ने अपना पैसा रिकवर करने के लिए क्या रीजनेबल स्टेप लिए हैं। ये चौथा पॉइंट है जिसके अंदर आप कारों में रिपोर्टिंग कर रहे हो अंडर क्लोज नंबर 3। पांचवा पॉइंट क्या है, ये रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। ये कहता है क्या कोई लोन जो कंपनी ने दिया था या कोई एडवांस विच वॉज इन द नेचर ऑफ लोन जो कंपनी ने दिया था वो ड्यूरिंग द ईयर वेदर इट हैज फॉलन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, मतलब वो मैच्योर हो गया है, आपको पेमेंट आनी थी उधर से, बट कंपनी ने क्या किया उसका रिन्यूअल कर दिया या उसको एक्सटेंड कर दिया या उसकी जगह पे एक नया लोन दे दिया सेम बोरोवर को। यस, अगर ऐसा है इसको आप बोल के चलो रीस्ट्रक्चरिंग। अगर ऐसा है इफ सो, ऑडिटर कारों में क्या रिपोर्ट कर रहा है, स्पेसिफाई द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच ड्यूज रिन्यूड, कि भाई तुमने कितना लोन रिन्यू किया। मैंने टोटल मान लेते 30 लाख का लोन ऐसा था जो उसका पेमेंट आना था, मैंने रिन्यू कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, या बोरोवर को नया लोन दे दिया कि तू इस लोन को रीपे कर दे 30 लाख रुपए। अब बताओ फिर ऐसा कि कितना वो अमाउंट है जो आपने रिन्यू किया, एक्सटेंड किया या नया लोन दिया, और आपको ये भी रिपोर्ट करना है कि टोटल लोन का ये कितना परसेंटेज बनता है। तो ड्यूरिंग द ईयर जितना आपका टोटल लोन है उसका कितना परसेंटेज बनता है। तो मैं मान लेती हूँ ड्यूरिंग द ईयर आपका लोन कितना है 100 लाख, उसमें से 30% लोन ऐसा था, तो आप ये भी रिपोर्ट करोगे परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट टू द टोटल लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर। बट ये रिपोर्टिंग भी उन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है जिनका प्रिंसिपल बिजनेस ही लोन देना है, एनबीएफसी। मैम ऐसे तो बैंक भी होते हैं बट बैंक के ऊपर तो कारो एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है, आप समझ रहे हो। यस, आगे चलेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि क्या कंपनी ने कोई लोन दिया, कोई एडवांस दिया विच इज इन द नेचर ऑफ लोन, और ये लोन कैसा था, इट वॉज रीपेबल ऑन डिमांड। रीपेबल ऑन डिमांड का मतलब मैं आपसे कभी भी मांग सकती हूँ, ठीक है, या इस तरीके का लोन था कि जहां पे आपने टर्म स्पेसिफाई नहीं किया, विदाउट स्पेसिफाइंग द टर्म और पीरियड ऑफ द रीपेमेंट। अगर इस टाइप का लोन कोई कंपनी ने दिया है, इफ सो ऑडिटर कारों में रिपोर्ट करेगा एग्रीगेट अमाउंट कितना है। तो भाई ये देखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले क्लोज के अंदर कि रिपोर्ट क्या करना है। तो एग्रीगेट अमाउंट कितना है ऐसे लोन का, मैं मान लेती हूं कि जो लोन आपने दिया विच इज रीपेबल ऑन डिमांड वो 60 लाख का लोन था, तो आप रिपोर्ट क्या कर रहे हो, आप रिपोर्ट कर रहे हो कि एग्रीगेट अमाउंट कितना है विच इज गिवन बाय द कंपनी इन फॉर्म ऑफ अ लोन विच इज रीपेबल ऑन डिमांड, तो 60 लाख रुपए का आपने लोन दिया। आप ये भी रिपोर्ट कर रहे हो कि ये कितना परसेंटेज बनता है टोटल लोन का, तो टोटल लोन कंपनी का मान लेते हो 100 लाख था, तो फिर टोटल लोन का ये कितना परसेंटेज बना 60%, ये भी रिपोर्ट कर रहे हो। प्लस आप ये भी बता रहे हो परसेंटेज देयर ऑफ द टोटल लोन ग्रांटेड एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड टू द प्रमोटर रिलेटेड पार्टीज, कि इसमें से कितना लोन, तो 60 लाख में से प्रमोटर को कितना दिया 45 लाख का, प्रमोटर के अलावा अदर कितना दिया 15 लाख रुपए का। तो टोटल 3 डिस्क्लोजर देने को कह रहे हैं आपको कि डिस्क्लोजर 1, डिस्क्लोजर 2, डिस्क्लोजर 3। पहला डिस्क्लोजर क्या, कितना लोन दिया इस हेडिंग के अंदर 60 लाख, वो टोटल लोन का कितना बनता था 60 लाख अपॉन में 100 लाख, मान लेती हूँ टोटल लोन 100 लाख था, उसमें से आपको ये बताना है कि प्रमोटर को कितना लोन दिया गया, ये अदर वाला नहीं रिपोर्ट करना है। तीसरा डिस्क्लोजर क्या है कि प्रमोटर को कितना दिया गया 45 लाख, मैंने अदर आपको सिर्फ कैलकुलेट करके बताया। तो ये 3 डिस्क्लोजर है जो यहां पे जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर मुझे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, बट मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बस ये ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ पे जो लोन है वो लोन दिया गया है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट इज ऑडिटर कारों के अंदर रिपोर्ट करेगा कि क्या कंपनी ने जब ये एलआईजी किया, कंपनीज एक्ट के सेक्शन होते हैं, सेक्शन नंबर 185, सेक्शन नंबर 186 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसके साथ आपने कंप्लायंस किया या कंप्लायंस नहीं किया। ये आपको ना इस रिपोर्ट, इस एस्पेक्ट की रिपोर्टिंग समझने के लिए यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ 185 एंड 186, इसकी लिमिट है। तो बेटा ये मैं चाहूंगी कि आप ये क्लास खत्म होने के बाद वो लिमिट को समराइज वे में लिख लो, ऑल्दो आप इसको लॉ के चैप्टर के अंदर पढ़ते हो, ठीक है, यहां पे उसको डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं क्योंकि बहुत इन डेप्थ डिस्कशन है उसकी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट इज पब्लिक डिपॉजिट। आपके लेवल पे ना इस क्लोज के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, कम चांसेस है। क्यों? क्योंकि ये डिपॉजिट वाले सेक्शन सीए इंटर में कवर्ड है और सीए इंटर के अंदर भी कारो है, तो वहां पे इनके आने के चांसेस ज्यादा हैं, आपके लेवल पे आने के चांसेस कम है। बट एनीवेज ऑडिटर इस क्लोज में रिपोर्ट क्या कर रहा है कि क्या कंपनी ने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया क्या, या कोई अमाउंट है जो डीम डिपॉजिट है, ठीक है। तो एक तो आप एक्सप्लिसिटली डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, बट कई बार क्या होता है कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रही है बट कुछ पैसा उसके पास पड़ा है और एक रीजनेबल पीरियड से ज्यादा तक टाइम पीरियड हो चुका है और पैसा उसके पास ही पड़ा है, कंपनीज एक्ट की प्रोविजन है यहाँ पे, फिर आप उसको डीम डिपॉजिट मान लेते हो।
तो क्या कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया क्या, या कोई डीम डिपॉजिट है? अगर ऐसा है तो ऑडिटर कार्यों में रिपोर्ट करेगा कंपनी ने प्रोविजन को फॉलो किया है, सेक्शन नंबर 73 टू 76 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो आपके डिपॉजिट की प्रोविजन है। ऑल्सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शन हैज बीन फॉलोड, या कोई रूल्स रेगुलेशन कंपनीज एक्ट के जो भी एप्लीकेबल होते थे आपने उसका कंप्लायंस किया, और अगर ऐसा नहीं है, इफ नोट, ऑडिटर कार्यों में रिपोर्ट करेगा नेचर क्या है इस कॉन्ट्रावेंशन का, किस टाइप का नॉन कंप्लायंस है। ऑल्सो ऑडिटर को कार्यों में रिपोर्ट करना है कि क्या कंपनी लॉ बोर्ड, एनसीएलटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी कोर्ट या कोई भी ट्राइब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया है क्या, और अगर ऐसा है तो कंपनी ने उसका कंप्लायंस किया, और अगर कंप्लायंस नहीं किया तो फिर आपको यहां पे बताना पड़ेगा कंप्लायंस किया या नहीं किया, ये आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड, ये क्लोज नंबर 6 की रिपोर्टिंग है, सुनना, इसके लिए भी आपको कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 148 आना चाहिए। ऑडिटर यहां पे रिपोर्ट करेगा कि क्या जिस कंपनी की आप ऑडिट कर रहे हो, ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। तो पहले आपको जाके देखना पड़ेगा कि सेक्शन नंबर 148 सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर कौन सी कंपनीज ऐसी कंपनीज है जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जिसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करनी चाहिए, तो ऑडिटर कार्यों में रिपोर्ट करे कि क्या आपने अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करे, whether the same have been made and maintained, 2 पॉइंट है, made and maintained, बनाए और मेंटेन की। तो पहले तो ऑडिटर कार्यों में रिपोर्ट कर रहा है क्या आप एक ऐसी कंपनी हो जिसके ऊपर रिक्वायरमेंट आ रही है कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने मेंटेन करने, और अगर ऐसा है तो आप रिपोर्ट करो कि क्या आपने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाए और मेंटेन। आगे चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लेवल पे, स्टैट्यूटरी ड्यूज वाला क्लोज नंबर क्या है 7। ऑडिटर कार्यों में रिपोर्ट करते हैं यहाँ पे 2 हिस्सों में, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज का है और पार्ट बी डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज का है। ठीक है, तो ऑडिटर क्या रिपोर्ट कर रहा है कि क्या कंपनी रेगुलरली अपना जितना भी अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है उसको पे कर रही है। स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या होता है? स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब जो स्टैच्यू की रिक्वायरमेंट की वजह से आ रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट की वजह से नहीं, स्टैच्यू की रिक्वायरमेंट की वजह से, जैसे कि जीएसटी को जो पैसा पे करना है, पीएफ के नाम पे जो पैसा आपको देना है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को जो पैसा आपको देना है, ईएसआई को जो पैसा देना है, ये सब क्या है? ऑल दीज आर स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो ऑडिटर कार्यों में क्या रिपोर्ट कर रहा है, क्या कंपनी रेगुलरली डिपॉजिट कर रही है अपना अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, ठीक है, विद द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी विद इन द गिवन टाइमलाइन। एंड अगर ऐसा नहीं है, इफ नोट, फिर आप कार्यों में रिपोर्ट करोगे एरियर का अमाउंट, द एक्सटेंट ऑफ एरियर आउटस्टैंडिंग statutory dues as on balance sheet date for a period of more than 6 months from the date they become payable shall be indicated। ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गए तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये कहता है कि जिस भी फाइनेंशियल ईयर की आप ऑडिट कर रहे हो, मैं मान लेती हूँ 31 मार्च 2024 की, तो बेटा ये बन जाती है आपकी बैलेंस शीट डेट। आप इस बैलेंस शीट डेट के ऊपर देखो कि कितना ऐसा ड्यू है विच इज आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 6 मंथ, 180 डेज से ज्यादा। और ये 180 डेज से ज्यादा कहां से देख रहे हैं? जिस डेट के ऊपर वो पेबल था और बैलेंस शीट डेट तक कितने दिन हो गए उधर। अगर 180 दिन से ज्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है, अनडिस्प्यूटेड ड्यूज है, तो अमाउंट यहां पे बताओगे कि कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। और अगर ये डिस्प्यूटेड ड्यूज था तो, अगर ये डिस्प्यूटेड ड्यूज था तो फिर आपको इंडिकेट करना है कितना अमाउंट डिस्प्यूट के अंदर इन्वॉल्व है और किस फोरम के अंदर वो डिस्प्यूट पेंडिंग है। फोरम के अंदर मतलब जैसे कि अपील में गए हुए हो आप, इनकम टैक्स की कोई डिमांड आई, आपने पे नहीं किया, आपने अपील डाल दी, एंड नाउ द केस इज पेंडिंग बिफोर इनकम टैक्स अपीलांट ट्राइब्यूनल। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट फोरम क्या हो गया जहां पे केस पेंडिंग है? इनकम टैक्स अपीलांट ट्राइब्यूनल। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, खाली कंसर्न डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंटेशन करना इज नॉट अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट होगा जब आपने एप्रोप्रिएटली केस फाइल किया है। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। तो लेट मी टेक यू टू क्वेश्चन नंबर 4। राइट, so this is the question. As an auditor, how will you report under CARO in each of the following situation? चलो देख लेते हैं सिचुएशन क्या है। Since more than 7 months, payment of electricity bill to the company established under statute is outstanding। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है इस क्लोज के ऊपर, मतलब इससे अच्छा क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। पिछले 7 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है और कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे किया। भाई मैं तुम्हें बता देती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये कोई स्टैच्यू की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ये तो तुम्हारी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। आपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है,
ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, इट इज नॉट अ स्टैच्यूटरी ड्यूज, तो इसकी कारों में रिपोर्टिंग नहीं होगी। मैंने आपको यही बताया कि ये जो आप स्टैच्यूटरी ड्यूज की बात कर रहे हो, ये स्टैच्यूटरी ड्यूज स्टैच्यू की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ड्यू पे करने की लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किसी कानून की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये आपकी इधर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। तो इसने सबसे पहले क्या बताया, वही क्लोज नंबर 7 का पार्ट ए की अनडिस्प्यूटेड डिस्कशन है, तो इसने सबसे पहले प्रोविजन लिखी। मेरा ध्यान यहाँ पे प्रोविजन के ऊपर नहीं बेटा, प्रोविजन तो मैंने आपको बता दी, मैं यहाँ पे इसके ऊपर आपका फोकस करना चाहती हूँ। देखना, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट एनी सम विच इज टू बी रेगुलरली पेड टू एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अंडर अ स्टैच्यू, दैट इज सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, फॉरेन, ये इधर आ रहा है, ये is applicable to the company should be considered as a statutory dues for the purpose of this clause. In other words, obligation to pay a statutory dues is created or arises out of statute. कि तुम्हारी obligation to pay that due, उसको statutory dues तब मानेंगे अगर वो किसी statute की वजह से आ रही है, rather than being based upon contractual or legal relationship. इधर इलेक्ट्रिसिटी का तुमने पैसा पे नहीं किया, ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, ये रिपोर्टिंग कारों में नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, कंपनी हैड इंपोर्टेड गुड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 5 साल पहले कंपनी ने कोई गुड इंपोर्ट किया था और उसको बॉन्डेड वेयर हाउस में रख के रखा हुआ है, एक कस्टम में तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, तो कंपनी ने 5 साल पहले गुड वो लेकर आई थी और उसने वेयर हाउस के अंदर रखा हुआ है टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अंडर ऑडिट, मतलब अभी वो क्लियर नहीं करवाया तुमने, वो अभी कंजम्पशन के लिए बाहर नहीं निकला है वेयर हाउस से, वो वहीं पे ही है। कंपनी हैज नॉट पेड इंपोर्ट ड्यूटी एज, हाँ, तो इंपोर्ट ड्यूटी तब पे करोगे जब वो वेयर हाउस से बाहर निकलेगा, तो वो वेयर हाउस से बाहर नहीं निकला है, इट हैज नॉट बीन रिमूव्ड, तो आपने इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी नहीं पे करी है, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी आपने नहीं पे करी। द कंपनी हैज ऑल्सो नॉट पेड रेंट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, ये दिक्कत है, अगर आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट और एक्सपेंडिचर जो भी इनकर हो रहा है वो नहीं पे किया ऑन दैट अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, फिर ये आपका स्टैट्यूटरी ड्यूज है जो पेंडिंग है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो इंपोर्ट ड्यूटी आप पे कर रहे हो वो इंपोर्ट ड्यूटी आप पे करोगे जब गुड्स वेयर हाउस से निकलेंगे, तो जब गुड वेयर हाउस से निकलेंगे तब आपने इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करी, तब से आपका ड्यू कैलकुलेट होगा। बट अभी तो गुड वेयर हाउस के अंदर ही है, अभी आपको क्या पे करना चाहिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट आपको क्या पे करना चाहिए, इंटरेस्ट और एक्सपेंडिचर, वो भी आप पे नहीं कर रहे हो तो वो ड्यू है। तो यहाँ पे ड्यू क्या है ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर और जो भी रेंट है वो। तो नीचे आके आप एक बार देखना, ये बी पॉइंट है, इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड विच आर प्लेस्ड इन दी वेयर हाउस पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी इज टू बी मेड। वो कहता है प्रोविजन है, ये सुनना कि आप इंपोर्ट ड्यूटी कब पे करोगे, जब गुड्स बॉन्डेड वेयर हाउस से निकले हैं। हाउएवर जब तक इंपोर्टर उन गुड्स को रिमूव नहीं करता है तब तक तो वो रेंट और इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इनकर करता रहेगा ऑन दी अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पेएबल, सिंस पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी अभी ड्यू नहीं है, क्योंकि ड्यू कब होगी, जब तुम उसको होम कंजम्पशन के लिए लेके जाओगी। द क्वेश्चन ऑफ रेगुलरिटी डज नॉट अराइज इन केस ऑफ कस्टम ड्यूटी, तो मतलब यहाँ पे हम कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, वो ड्यू हुई है, क्योंकि वो ड्यू हुई ही नहीं अभी तो। बट इंटरेस्ट एंड रेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी इनकर्ड, यहाँ पे कस्टम एक्ट कोड कर रहा है वो, सेक्शन 61 ऑफ कस्टम एक्ट वुड कम अंडर अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज एंड देयरफॉर ऑडिटर इसको एग्जामिन करेगा और कमेंट करेगा कि यहाँ पे स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या है, इंटरेस्ट और एक्सपेंडिचर, इसके ऊपर आप रिपोर्ट करो कि आप रेगुलरली इसको ड्यू को आप जितना भी बनता है उसको आप पे कर। अच्छा क्वेश्चन है, देखो तीसरा, कंपनी ने रिसीव किया इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर अलोंग विद द डिमांड नोटिस फ्रॉम एओ, तो आपको एओ की डिमांड आई है, कंपनी हैज नॉट पेड ड्यूज पेबल एज द सेम इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द कंपनी। कंपनी कहती है मैं नहीं मानती इस डिमांड को, मैं नहीं पे करूंगी, क्या मांग रहे हैं मुझसे टैक्स वगैरह। द कंपनी हैज नाइदर प्रेफर्ड अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, बैठी हुई है वो आराम से, डिमांड नोटिस आ चुका है, अपील में नहीं जा रही है, ठीक है, एप्लीकेशन भी नहीं डाल रही है वो, फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक हैज बीन, कुछ नहीं कर रही है वो, बस वो कह रही है मैं नहीं पे करूंगी, मैं इससे अग्री नहीं कर रही हूँ। द कंपनी हैज जस्ट मियरली रिप्रेजेंटेड टू द एओ, बेटा ये मैंने आपको अभी बताया, आपने सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन कर दी एओ को खाली। क्या रिप्रेजेंटेशन करना मैं मान सकती हूं कि ये एक वैलिड डिस्प्यूट बन गया? नहीं, ये अनडिस्प्यूटेड ड्यू है, अनडिस्प्यूटेड ड्यू है। आप अपील में नहीं गए, अगर मैं मान लेती हूँ एक टाइम पीरियड लिखा हुआ था कि इस डेट तक आपको डिमांड को पे करना है, आपने डिमांड को पे भी नहीं किया, उस टाइम पीरियड तक आप अपील में भी नहीं गए, खाली रिप्रेजेंटेशन कर दी। क्या खाली रिप्रेजेंटेशन करने से
ये डिस्प्यूटेड ड्यूज हो गया क्या? नहीं, दिस इज अनडिस्प्यूटेड ड्यूज। सो अगर ये अनडिस्प्यूटेड ड्यूज है, बैलेंस शीट डेट के ऊपर 6 महीने से ज्यादा पीरियड का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, तो कारो के अंदर आपको अमाउंट बताना पड़ेगा। तो ये रिपोर्टिंग ए के अंदर आएगी, पैरा 3 क्लोज 7 पार्ट ए के अंदर, बी के अंदर नहीं जाएगी। ये अनडिस्प्यूटेड ड्यूज है। जो मैंने आपको डिस्कशन करके बताई, इसने सारी कहानी में, ये डिस्कशन में यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखना, मैं पढ़ देती हूँ। कहता है कि इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर आया कंपनी को अलोंग विद द डिमांड नोटिस। ऑडिटर को ये चेक करना है कि क्या जो टाइम लिमिट थी अपील फाइल करने की, एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन एज द केस में भी, वो एक्सपायर हुई या नहीं हुई। अगर वो एक्सपायर हो चुकी है तो डिस्प्यूटेड अमाउंट विल बिकम अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। आप एप्लीकेशन में आपने रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन नहीं डाली, आपने अपील नहीं किया, तो हम मान रहे हैं ना कि आप अग्री कर रहे हो इस पैसे के साथ, तो ये अनडिस्प्यूटेड बन जाएगा। फिर वही बात है, ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि 6 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है क्या, फिर आपको कारो में अमाउंट तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ रही हूँ, आप भी समझ पा रहे होगे। कारो अगर मुझे खाली सिर्फ प्लेन रीडिंग भी करवानी है तो भी इसके ऊपर टाइम लग जाता है, राइट। तो 45 मिनट तो कहीं नहीं गए, 10 मिनट में तो कारो रिवाइज होता नहीं है। वो तो सिर्फ वैसे कहने की बात होती है कि आपने बोल दिया खत्म हो गया, उससे कोई आउटपुट नहीं आएगी। बट ये क्वेश्चन जब आप साथ में करोगे तो आउटपुट आएगी, बट वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे तो काफी लंबी क्लास चली जाएगी। बट क्रक्स आपको पता लगेगा, आई कैन अश्योर यू दैट। आगे, कंपनी इज इन द व्यू ऑफ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। कंपनी इज इन द व्यू ऑफ वॉल्यूमिनस पेरोल डाटा कंसिस्टेंटली फॉलोज द मेथड ऑफ मेकिंग lump sum deposit of estimated amount of ESI collection and adjust the excess or deficit in the next following month. Deposit and the difference of the said amount always remain insignificant. ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? एक एग्जांपल बनाया, उसको समझो। मान लेते हैं कंपनी के पास 1000 एम्प्लॉई हैं, ठीक है, एंड कंपनी के पास टोटल ओके तो मान लेते हैं कंपनी के पास 1000 एम्प्लॉई हैं एंड कंपनी को ईएसआई की कंट्रीब्यूशन आती है, जिसमें एक पार्ट एम्प्लॉय का रहता है, एक पार्ट एम्प्लॉयर का रहता है, और ये कंट्रीब्यूशन हर महीने 10 लाख के आसपास आती है, ठीक है। कंपनी एग्जैक्टली लाइबिलिटी क्या बन रही है हर एक एम्प्लॉय की एवरी मंथ, वो कैलकुलेट करने की बजाय कंपनी ना ये अप्रोच फॉलो कर रही है। कंपनी क्या करती है कि हर महीने एक एस्टिमेशन के बेसिस पे ईएसआई के पास पैसा डिपॉजिट करा देती है 10 लाख रुपए का। एक्चुअल लायबिलिटी ऐसे हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बन गई, मान लेते हैं 10 लाख 5000 की बन गई, तो डिफरेंस कितना आया 5000 का। इसको आप अगले महीने एडजस्ट कर देते हो, ऐसे ही तुम अगले महीने कर रहे हो, ऐसे ही तुम अगले महीने कर रहे हो, तो लमसम बेसिस पे एस्टिमेशन लगा के तुम डिपॉजिट करा रहे हो। फिर जब एक्चुअल लायबिलिटी आती है, जितना भी आपका डिफरेंस बनता है एक्सेस डेफिशिएंट एज द केस में भी अगले महीने की लायबिलिटी में एडजस्ट कर देते हो। और ये जो डिफरेंस है ये बहुत कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है। क्या ये कोई नॉन कंप्लायंस कर रहे हो तुम? नहीं, तो ये आप नॉन कंप्लायंस नहीं कर रहे। ये आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि अमाउंट भी सिग्निफिकेंट नहीं है और नॉन कंप्लायंस भी तुम नहीं कर रहे, और अगले महीने तो तुम उसको एडजस्ट कर ही रहे हो। और अगर तुम इस मेथड को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो तो कारों में कुछ रिपोर्ट नहीं होगा यहाँ पे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर जो मेथड क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कंपनी उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करती है एंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ड्यूज और जो भी लम्प सम में वो पेमेंट कर रही है, अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो फिर आप उसको रिपोर्ट के लिए कंसिडर नहीं करोगे, तो कोई रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमाउंट ऑफ डिफरेंस इज नॉट, उसने क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि ये अमाउंट कभी भी सिग्निफिकेंट अमाउंट है ही नहीं है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन। क्या अभी हम आगे बढ़ सकते हैं? यस। इसके अलावा भी एक और क्वेश्चन है जो स्टैट्यूटरी ड्यूज के ऊपर ही है, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 2। सो लेट्स जस्ट गो टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। यस, दिस इज द क्वेश्चन। डिस्कस द रिपोर्टिंग अंडर कारो। तो मैं पार्ट नंबर 2 ही पढ़ूंगी सीधा। ऑन 15 मई 2023 TDS survey was carried out in the premises of SSO Industries Limited in accordance with the provision of Income Tax Act। ठीक है, TDS सर्वेस का हुआ है। सर्वे की टीम जो आई उसने पॉइंट आउट किया कि कंपनी की कुछ तो लैप्सेस हैं TDS काटने में। ऑन नो डिडक्शन ऑफ द टैक्स एट द सोर्स एंड सब्सिक्वेंटली डिप्टी कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स रेज्ड अ डिमांड ऑफ 25 लाख ऑन द कंपनी ट्रीटिंग इट एज एसएससी इन डिफॉल्ट। बेटा आपको मान लिया गया है एसएससी इन डिफॉल्ट, नॉन कंप्लायंस किया आपने। द कंपनी हैज नॉट डिपॉजिटेड द डिमांड रेज्ड। तो कंपनी ने जो भी पैसा आया वो डिमांड मतलब जो भी डिमांड उसके अगेंस्ट रेज हुई उसको आपने पे नहीं किया, बल्कि वो अपील में चली गई। ऑन 1 मार्च 2024 अंडर ई अपील स्कीम विद दी JCIT अपील्स। तो मतलब आप अपील के अंदर हो, तो मतलब आपने वैलिड अपील फाइल करी है, यस।
तो क्या ये मैटर अभी डिस्प्यूट के अंदर है? यस। तो आप मुझे बता दो कारो में रिपोर्ट कहां पे होगा? पैरा नंबर 3, क्लोज नंबर कौन सा ये 7 एंड बी के अंदर ये रिपोर्ट होगा। अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट, अमाउंट विच इज इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट एंड द फोरम इन विच दिस केस इज पेंडिंग। फोरम क्या बन जाएगा आपका? JCIT अपील्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर बने। तो मैंने आपको पूरा क्लोज पढ़ा दिया, मुझे खाली क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो देखना कंक्लूजन पढ़ देती हूँ। देयरफॉर दे आर इन द नेचर ऑफ डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, thus इट शुड बी रिपोर्टेड अंडर पैरा 3 क्लोज 7B। मैं इसलिए ऊपर नहीं पढ़ रही क्योंकि वो खाली प्रोविजन लिखनी है और जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में ये हो रहा है वही लिखना है, ठीक है? तो ये मत सोचो कि मैं कुछ स्किप कर रही हूँ, ठीक है? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर क्लोज दैट इज अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। क्लोज नंबर क्या है ये? 8। ऑडिटर कारों में रिपोर्ट करता है कि क्या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर तो रिकॉर्ड नहीं करी, बट इनकम टैक्स, जब आपके ऊपर इनकम टैक्स की कोई भी प्रोसीडिंग हुई, असेसमेंट हुई, वहां पे आपने सरेंडर किया। अगर ऐसा है तो फिर आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया या नहीं दिखाया? तो आप ये कारों में रिपोर्ट कर रहे हो। इट सेज वेदर एनी ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज्ड इन द इनकम एज अ इनकम ड्यूरिंग द इनकम टैक्स असेसमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अगर ऐसा है तो जो ट्रांजैक्शन आपने पहले रिकॉर्ड नहीं करी थी अकाउंट के अंदर, अब रिकॉर्ड कर दी है क्या? Whether the previously unrecorded income has been now appropriately recorded in the books of account during the year। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसको देख लेते हैं तो यू विल हैव द बेटर क्लैरिटी कि क्वेश्चन यहां से कैसे आ सकते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन कहता है यू आर अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर। अच्छा सुनो, ये वाला पोर्शन आप नहीं पढ़ोगे चल जाएगा। क्यों मैम? क्योंकि इसके ऊपर ना कोई और क्लोज के ऊपर क्वेश्चन है, राइट? तो आप खाली ना ये वाला पोर्शन पढ़ो, दिस मच। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, आप ऑडिट कर रहे थे किसी कंपनी की, एंड इट केम टू योर नोटिस, एक सर्वे है जो कंडक्ट किया गया है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कब हुआ है? दिसंबर 7, 2022 को। एंड डिपार्टमेंट ने कुछ तो अनरिकॉर्डेड सेल्स है जो आपके अगेंस्ट ढूंढ ली है। अनरिकॉर्डेड सेल्स मतलब दिखा नहीं रहे थे तुम इसको सेल्स, बट इनकम अभी रिकॉग्नाइज होगी क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने ढूंढ ली है 5 लाख की सेल, विच हैड बीन मेड इन द कैश ऑन डिफरेंट डेट्स ड्यूरिंग द ईयर 2021-22। कंपनी ने गोल्ड परचेज किया था फ्रॉम सच कलेक्शंस एंड दीज ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, कंपनी सरेंडर कर दिया उसने एंड डिस्क्लोज कर दिया इन ट्रांजैक्शन को बिफोर दी एओ एंड टैक्सेस भी पे करे। मतलब कोई ऐसा अमाउंट है जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर भी तुमने नहीं दिखाया होगा, सेल तो आप मान ही नहीं रहे उनको, ठीक है? उसको एज ए इनकम आपने मान लिया है इनकम टैक्स असेसमेंट के अंदर, टैक्स भी पे कर दिया है। और कंपनी ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, सरेंडर करने के बाद भी, तो ऑडिटर इसको कारों में कहां रिपोर्ट करेगा? जो मैंने आपको भी बताया क्लोज नंबर 8 के अंदर, ठीक है? प्रोविजन लिखना है और क्वेश्चन लिख देना है और बताओगे कि आप रिपोर्ट कर रहे हो कि स्टिल इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाना चाह रही थी कि कैसे कारों के अंदर ये रिपोर्ट होगा, ठीक है? ये रहा क्लोज नंबर 8 की, देखना इन्होंने पहले प्रोविजन लिखी है और फिर लास्ट में, क्योंकि 2 क्लोजेस के ऊपर ये क्वेश्चन है तो कंक्लूजन में मेंशन कर। समझ में आ रहा है? यस, हाँ, डेफिनेटली आपको मॉडिफिकेशन भी यहाँ पे देखनी पड़ेगी एज पर एसए नंबर 705, क्योंकि अगर आपको डिस्क्लोजर देना चाहिए और आप कोई इनकम नहीं दिखा रहे हो और वो इनकम अगर मटेरियल है तो क्या रिपोर्ट मॉडिफाई होगी? यस, आप समझ लो, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो मिस स्टेटेड डाउन ना, और अगर ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल है तो फिर आपको मॉडिफिकेशन देनी पड़ेगी एज पर एसए नंबर 5। इसके अंदर दूसरा क्लोज क्या डिस्कस हो रहा है, जब वो क्लोज आएगा तब हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं टू अनदर, ये क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट नहीं, ये इंटर के लिए था। चलो, टू अनदर क्लोज दैट इज क्लोज नंबर 9। यहां पे सुनना, यहां पे लोन लिया था और डिफॉल्ट किया। ऊपर क्या था क्लोज नंबर 3 के अंदर? LIG किया था, लोन दिया था, इधर लोन लिया है, राइट? तो कहता है क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन द पेमेंट ऑफ लोन, या कोई और बोरोइंग आपने ली थी उसकी पेमेंट के अंदर डिफॉल्ट किया, या उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने में डिफॉल्ट किया। अगर ऐसा है तो कारों में क्या रिपोर्ट करोगे? कितने पीरियड का डिफॉल्ट था, कितने अमाउंट का डिफॉल्ट था और किस फॉर्मेट में रिपोर्ट करोगे? इस फॉर्मेट के अंदर आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है? और मेरी बात सुनना, यहाँ पे डेट सिक्योरिटीज भी आती है। दैट मीन्स अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू किया था और फिर वो पैसा उठाया था तो वो यहाँ पे कवर्ड हो रहा है। डिबेंचर आप 5 साल के लिए आपने डिबेंचर इशू किया, 5 साल के बाद आपको डिबेंचर का पैसा वापस करना है और आपने नहीं किया, वो भी यहाँ पे रिपोर्ट होगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट, अगर ये जो लोन आपने लिया वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लिया था, फिर आपको लेंडर वाइज डिटेल देनी पड़ती है कि कितना कितना लेंडर वाइज आपने डिफॉल्ट किया, जैसे कि HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ऐसे। और अगर ये कहीं और से लोन लिया था
लोन की डिफॉल्ट की डिटेल तो आपको तो भी देनी पड़ेगी, बट वहां पे समरी बना के दे सकते हो। एंड सेम गोज विद द गवर्नमेंट ऑल्सो, अगर पैसा गवर्नमेंट वगैरह से लिया था तो भी आपको लेंडर वाइज डिटेल देनी पड़ेगी। ऑल्सो अदर एस्पेक्ट क्या है जिसके ऊपर आप यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हो कि क्या कंपनी को एज अ विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेरे को कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, बट इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है काफी बार कि क्या कंपनी ने टर्म लोन लिया और जिस पर्पज के लिए टर्म लोन लिया उस पर्पज के लिए उसको यूज नहीं किया। whether the term loan applied for the purpose whether the term loan have been applied for the purpose for which it was obtained। क्या आपने टर्म लोन लिया और जिस पर्पज के लिए लिया उसी पर्पज के लिए यूज किया, और अगर ऐसा नहीं है, इफ नॉट, तो आप बताओगे कारों के अंदर कितना अमाउंट आपने डाइवर्ट किया एंड किस पर्पज के लिए उस पैसे को यूज किया। जैसे कि आपने टर्म लोन लिया कि मैं बिल्डिंग बनाऊंगा कंपनी की, फैक्ट्री की, बट आपने उस पैसे को यूज कर लिया अपने डायरेक्टर को पैसा देने के लिए, रेम्यूनरेशन देने के लिए, तो वो आपको रिपोर्ट कर। ऑल्सो क्या कंपनी ने फंड रेज किए शॉर्ट टर्म बेसिस पे, शॉर्ट टर्म बेसिस मतलब जैसे कि वर्किंग कैपिटल लिमिट ली थी और उनको यूज कर लिया फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। अगर ऐसा है तो आप नेचर बताओगे एंड अमाउंट टू बी इंडिकेटेड। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट की या डाइवर्जन की डिटेल आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ऑल्सो डी और ई ये कुछ स्पेसिफिक टाइप की रिपोर्टिंग कर रहा है, जैसे कि क्या कंपनी ने कोई फंड लिए हैं, पैसा लिया है किसी और एंटिटी से, किसी और पर्सन से। अच्छा, ये पैसा क्यों लिया आपने? अपनी रिलेटेड पार्टी की ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए, इन ऑर्डर टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ सबसी एसोसिएट जेवी। अगर ऐसा है तो डिटेल प्रोवाइड कराओ अलोंग विद द नेचर ऑफ सच ट्रांजेक्शन एंड कितना अमाउंट लिया। राइट, तो ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई डायरेक्टली लोन देने के लिए रेडी नहीं आपकी रिलेटेड पार्टी को, तो उनकी ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए आप लोन ले रहे हैं। ऑल्सो वेदर द कंपनी हैज रेज्ड लोन ड्यूरिंग द ईयर ऑन द प्लेज ऑफ इट्स सिक्योरिटी हेल्ड इन सबसी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट। क्या कंपनी ने लोन लिया कहीं से? लोन किसके बेसिस पे लिया? सिक्योरिटी क्या रखी? जो आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी सबसी के अंदर है, जेवी एसोसिएट के अंदर है, वो। अगर ऐसा है तो ऑडिटर को डिटेल प्रोवाइड करानी पड़ेगी एंड ऑल्सो रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या कंपनी ने डिफॉल्ट तो नहीं किया इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लोन। तो ये लास्ट के दो एस्पेक्ट थोड़े से स्पेशल है, उसके अलावा बहुत सिंपल से पॉइंट है। इसके ऊपर भी जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यस, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 5 क्विकली। राइट, दिस इज द क्वेश्चन। गौतम लिमिटेड ने बोरो किया था 1000 करोड़ रुपीज फ्रॉम अ बैंक दैट इज XYZ बैंक, प्रिंसिपल ऑफ विच वॉज रीपेबल आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 साल के बाद आपको ये पैसा पे करना था, टर्म लोन है, इंटरेस्ट आप हर साल के एंड में पे करोगे। 4 साल तक तो इन्होंने सही से पेमेंट करी, बट गौतम लिमिटेड ने डिफॉल्ट कर दिया 5th इंस्टॉलमेंट पे करने में ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रिंसिपल विच वॉज ड्यू ऑन जून 30, 2022। 31 मार्च 2023 को गौतम लिमिटेड बैंक के पास गई एंड बैंक को बोला रिस्ट्रक्चर कर दो मेरी लाइबिलिटी को, रिस्ट्रक्चरिंग करने को कह रहा है। As a result, existing principal and outstanding overdue interest was restructured into new loan amounting to rupees 1100 करोड़। तो बैंक ने भी क्या किया? 1100 करोड़ रुपए के अंदर इसको रिस्ट्रक्चर कर दिया। The management did not provide any disclosure। हाँ, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर भी नहीं दिया है फाइनेंशियल्स के अंदर। क्या कह रही है मैनेजमेंट? ऑन द बिलीव दैट ओल्ड लोन सीज टू एग्जिस्ट। कि डिस्क्लोजर किस बात का? नया लोन मैंने ले लिया है, पुराना लोन तो खत्म हो गया ना, और अभी जो नया लोन आया रिस्ट्रक्चर्ड लोन है उसकी मेच्योरिटी कितनी है? 1100 करोड़ की, 5 साल की। जब आप ऑडिट कर रहे थे इस कंपनी की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, केपी एंड कंपनी आइडेंटिफाइड दिस ट्रांजैक्शन एंड ऑब्टेन द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आपने डेफिनेटली इसको समझा ही क्या हो रहा है। बेस्ड अपॉन द डॉक्यूमेंट ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया कि जो रिस्ट्रक्चरिंग अग्रीमेंट है ये कब अप्रूव हुआ, कब साइन हुआ? बेटा ये अप्रैल 8, 2023 को साइन हुआ, अप्रूव हुआ। तो रिस्ट्रक्चरिंग मतलब कौन से फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट कर रहे हो? 31 मार्च 2023। इस साल में तो ये अप्रूव नहीं हुई थी, इस साल में तो डिफॉल्ट था। यस, एज अ रिजल्ट 31 मार्च 2023 रिस्ट्रक्चरिंग वाज नॉट अप्रूव्ड। इन द लाइट ऑफ अबव सिनेरियो काइंडली गाइड द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन द रिपोर्टिंग ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। तो सिंपल सी बात है, ये क्लोज नंबर 9 में रिपोर्ट होगा। ऑडिटर ऑफ द कंपनी आर रिक्वायर्ड टू कमेंट इन द रिपोर्ट वही कि क्या आपने कोई लोन लिया, कोई बोरोइंग ली, उसके प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट में आपने डिफॉल्ट किया। अगर ऐसा है, पीरियड, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इस फॉर्मेट के अंदर आप बताओ। ठीक है, एंड क्योंकि आपने लोन बैंक से लिया तो यहाँ पे लेंडर वाइज डिटेल भी जाएगी। तो इस गिवन केस के अंदर क्या हो रहा है, इसने कहानी लिखी है जो अभी मैंने आपके लिए पढ़ी, उसके बाद कंक्लूजन में पढ़ देते। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अंडर पैरा 3 क्लोज 9 दैट इज वेदर कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ लोन बोरोइंग फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनीवेयर। राइट, और डिफॉल्ट किस में किया आपने? इंटरेस्ट में किया है।
या आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया। अगर ऐसा है तो आपको डिटेल प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ये ऊपर वाली बात है। ऑल्सो ऑडिटर नीड्स टू कंसिडर, यस दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, आपने डिस्क्लोजर भी नहीं दिया तो फिर मॉडिफिकेशन के एस्पेक्ट को भी आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। ऑडिटर ऑल्सो नीड्स टू कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ सच नॉन डिस्क्लोजर एंड नॉन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड अकॉर्डिंगली auditor will either issue an adverse opinion or they will issue a qualified opinion as per essay number 705. Right? Okay. So we are moving forward to clause number 10. यहाँ पे भी डाइवर्जन ही किया है आपने पैसे का, उसकी रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे पैसा आया कहाँ से उसके ऊपर फोकस है। ठीक है, कि यहाँ पे कहता है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि क्या कंपनी ने पैसा रेज किया बाय द वे ऑफ आईपीओ एफपीओ। भले ही आपने अगर डेट इंस्ट्रूमेंट भी इशू किया है ना आईपीओ एफपीओ के थ्रू तो भी ये कवर हो जाएगा। तो बेसिकली पैसा आप उठा रहे हो आईपीओ एफपीओ के थ्रू पब्लिक से, एंड आप उस पैसे को यूटिलाइज नहीं करते उस पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए आपने पैसा उठाया था। इफ इट इज नॉट अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच सच अमाउंट हैज बीन रेज्ड। प्रोस्पेक्टस इशू किया होगा, पर्पस बताई होगी ना, पैसा क्यों उठा रहे हो, उस पर्पस के लिए अगर आप यूज नहीं कर रहे तो ऑडिटर कारों में क्या रिपोर्ट करेगा, इफ नॉट डिटेल्स कि क्या डिफॉल्ट है उसकी डिटेल टुगेदर विद द डिलेज और डिफॉल्ट एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन इफ एनी। कई बार आपको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर वो पैसा यूटिलाइज करना है, लेकिन आप डिले कर रहे हो तो आप डिले बता रहे हो। ठीक है, फिर आप बाद में जो रेक्टिफिकेशन करी वो रिपोर्ट कर रहे हो, इफ एनी एज मे बी एप्लीकेबल नीड्स टू बी रिपोर्टेड। तो डाइवर्जन ही क्लोज नंबर 9 के अंदर भी डाइवर्जन थी। देखो, टर्म लोन लिया फिर उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया जिस पर्पस के लिए पैसा उठाया था। ठीक है, या शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लोन लिया बट लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज कर लिया। यहां पे भी डाइवर्जन ही हो रही है, बट यहाँ पे डाइवर्जन अलग टाइप की है, तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना। दूसरा, ऑडिटर कारों में रिपोर्ट करेगा कि क्या कंपनी ने कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करी है, जैसे कि राइट शेयर आप इशू करते हो, राइट देते हो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, कोई प्राइवेट प्लेसमेंट करी है शेयर्स की, इस सेक्शन 42 एप्लीकेबल होता है। और अगर ऐसा है, या कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर आपने इशू, कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब फुल्ली कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स, पार्टली कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स या ऑप्शनली कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स। अगर ऐसा है ड्यूरिंग द ईयर तो ऑडिटर चेक करेगा कि क्या जो सेक्शन नंबर 42 प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन है एक्ट का, उसका कंप्लायंस किया, 62 का आपने कंप्लायंस किया, या जो भी आपने फंड रेज करे उसी पर्पस के लिए यूज करे जिस पर्पस के लिए वो रेज किए गए। एंड इफ नोट, अगर ऐसा नहीं है देन यू विल हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, कि कितना पैसा आपने उठाया और किस नेचर का नॉन कंप्लायंस है, आपको ये बताना पड़ेगा। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्लोज, मुझे कोई क्वेश्चन यहाँ पे देखने को नहीं। आगे फ्रॉड की रिपोर्टिंग के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन है। तो देखो, फ्रॉड आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम के अंदर ऐसे 240 प्लस यहां पे भी फ्रॉड की रिपोर्टिंग एज पर स्टैंडर्ड्स, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन नंबर 12 टू बी रेड विद रूल नंबर 13 प्लस कारो का जो क्लोज नंबर 11 है पैरा नंबर 3 का, यहां भी फ्रॉड की रिपोर्टिंग की डिस्कशन। तो इट्स अ इंपॉर्टेंट क्लोज। चलो, तो ऑडिटर को क्लोज नंबर 11 में क्या रिपोर्ट करना है, क्या कोई फ्रॉड है जो कंपनी ने किया, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी या कंपनी पे हुआ, एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी हैज बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर ऐसा है तो ऑडिटर बताएगा नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व। समझ में आ रहा है? और यहां पे ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ का फ्रॉड है तो ही आएगा या 1 करोड़ से ज्यादा का है, नहीं, यहाँ पे सारे फ्रॉड आएंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि 25 लाख का फ्रॉड है, रिपोर्ट करोगे? हाँ, रिपोर्ट करेंगे। दूसरे पॉइंट में स्पेसिफिकली वो फ्रॉड आप यहां पे रिपोर्ट कर रहे हो जिसकी रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी पड़ती है फॉर्म नंबर 84 में एज पर रूल नंबर 13, जो 1 करोड़ है उससे ज्यादा का है। तो वेदर एनी रिपोर्ट अंडर सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन नंबर 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैव बीन फाइल्ड बाय द ऑडिटर इन फॉर्म नंबर 84 एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल नंबर 13। तो क्या आपने कोई ऐसा फ्रॉड मिला जिसकी रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ये आप पॉइंट नंबर 2 में रिपोर्ट कर रहे हो। तीसरा, अगर कंपनी के अंदर विसल ब्लोअर मैकेनिज्म था तो ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा है कि क्या उसने कंसीडर किया विसल ब्लोअर कंप्लेन इफ एनी रिसीव्ड बाय द कंपनी। इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का डी पार्ट, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 9 में जाएंगे सबसे पहले एंड उसके डी पार्ट के अंदर जाएंगे। राइट, दिस इज द डी पार्ट। लेट्स से क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज आइडेंटिफाइड अ फ्रॉड इन द रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज बाय एचआर डिपार्टमेंट। तो कंपनी के रिक्रूटमेंट के अंदर कोई फ्रॉड हुआ है, एचआर डिपार्टमेंट ने फ्रॉड किया है
HR डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज ने फ्रॉड किया है, वेयर इन सर्टेन सम वर alleged टू हैव बीन टेकन एज अ किकबैक, कमीशन के तौर पे कुछ तो पैसे लिया था फ्रॉम द एम्प्लॉइज फॉर टेकिंग देम ऑन बोर्ड, तो तुझे मैं जॉब पे रखूंगा, ये मेरे को इतना % दे देना, तो इस टाइप का फ्रॉड हुआ है। आफ्टर ड्यू इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड आउट दैट द कंसर्न HR मैनेजर वॉज सैक्ड, द अमाउंट ऑफ सच किकबैक इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द रेंज ऑफ 12 लाख। रिपोर्ट करोगे, मैं यही कह रही थी, यस फ्रॉड 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, 100 करोड़ का है, फ्रॉड रिपोर्ट होगा, तो ये रिपोर्ट होगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ, क्लोज 11 में इसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द मैटर एज पर पैरा 3 क्लोज 11, ठीक है। तो वो वही पहली बात आपको लिखनी, कोई फ्रॉड कंपनी ने किया, कंपनी के ऊपर हुआ ड्यूरिंग द ईयर, रिपोर्टेड, फाउंड आउट, तो आपको ये रिपोर्ट करना है। इसके ऊपर क्लोज नंबर 13 भी है, क्वेश्चन नंबर 13, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ डिस्कस करने वाली बात ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 13, यस, so this is question number 13. It says during the course of audit of this particular company PAC Limited, CA Guru has the reason to believe that fraud involving 75 lakh has been committed in the company by its employees. 75 लाख का है, 1 करोड़ का है, 1 करोड़ से ज्यादा का है, यहाँ पे क्लोज नंबर 11 में रिपोर्ट तो होगा। इज सीए गुरु अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट द अबव मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं भाई, देखो अगर मैं सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन नंबर 12 की बात करूं, तो अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल नंबर 13 ऑफ द कंपनी ऑडिट ऑडिटर्स रूल 2014। तो ये रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को तो नहीं होगी, बट क्या ये मैटर आपको कारों में रिपोर्ट करना पड़ेगा? यस, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखना कंक्लूजन में पढ़ देती हूँ, इन द गिवन केस ही इज नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट द मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये रिपोर्टिंग आप तभी करते हो इफ द अमाउंट इन्वॉल्व और एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व इज ₹1 करोड़ और अबव। तो यहाँ पे 75 लाख है। मैं प्रोविजन नहीं पढ़ रही हूँ, बट आई वुड लाइक टू बिलीव कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है, राइट। दूसरा, कारों में तो आप रिपोर्ट करोगे। बिसाइड ऑडिटर हैज ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट द मैटर रिलेटिंग टू दिस फ्रॉड अंडर क्लोज नंबर 11 ऑफ कारो पैरा 3। तो फ्रॉड भले ही 1 करोड़ से नीचे का है तो भी इधर रिपोर्टिंग हो रही कारों में। आगे चलेंगे, निधि कंपनी, इसके ऊपर मुझे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, राइट। सो क्लोज नंबर 12, 3 एस्पेक्ट के ऊपर क्लोज नंबर 12 के अंदर रिपोर्टिंग हो रही है। निधि कंपनी से जुड़े हुए पॉइंट है, कहता है कि क्या निधि कंपनी के रूल्स हैं और निधि कंपनी को ना एक रेशो है जिसको मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट की रेशो। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारा खुद का 1 रुपया है तो तुम अपने मेंबर से 20 रुपये एक्सेप्ट कर सकते हो एज अ डिपॉजिट। तो आप कारों के अंदर रिपोर्ट करो कि क्या कंपनी ने इस रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई किया, क्या कंपनी मेंटेन कर रही है नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट रेशो ऑफ 1:20। दूसरा, क्या निधि कंपनी मेंटेन कर रही है एटलीस्ट 10% अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जो आपके टर्म डिपॉजिट उस फॉर्म के अंदर 10% एटलीस्ट। एंड ऑल्सो अगर इसने अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, आप कारों में रिपोर्ट करोगे क्या कंपनी ने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया टू ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दी डिपॉजिट, या डिपॉजिट की रीपेमेंट के अंदर कोई डिफॉल्ट तो नहीं। और अगर ऐसा है तो फिर आपको डिफॉल्ट की डिटेल देनी पड़ेगी। मुझे कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिला, बहुत ही सिंपल से पॉइंट है। आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन थे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। क्लोज नंबर कौन सा है? 13। ऑडिटर कारों के अंदर रिपोर्ट करेगा कि जितना भी ट्रांजेक्शन आपने रिलेटेड पार्टी के साथ किया ड्यूरिंग द ईयर, सेक्शन नंबर 177, सेक्शन नंबर 188 एंड एएस इंडेस एज द केस में भी उसके साथ कंप्लायंस किया। So whether all the transaction with the related party are in compliance with the section number 177, 188 of the Companies Act 2013 and detail have been disclosed, और आपने डिस्क्लोजर अप्रोप्रिएटली दिया है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 18 और इंडेस 24 एज द केस में, राइट। बेसिकली अगर आपको ये सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो 177 और 188 का नॉलेज होना चाहिए। ब्रीफली बताऊं, सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी की बात कर रहा है। बेसिकली जब भी आप अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करते हो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लगता है, लेकिन सेक्शन नंबर 188 के अंदर कुछ लिमिट स्पेसिफाइड है कुछ ट्रांजेक्शन्स को लेकर, जहाँ पे बोर्ड का अप्रूवल भी लगता है, मेंबर का अप्रूवल भी, तो फिर आपको 177 188 आना चाहिए। फिर अगर क्वेश्चन बहुत अकाउंटिंग की तरफ जाएगा तो AS 18 आना चाहिए, इंडेस 24 आना चाहिए। उतना डीप में क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाके एक बार देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन क्लोज नंबर 13 के ऊपर पूछे जा रहे हैं। तो लेट्स कम टू क्लोज नंबर 6। इट सेज आप ऑडिट करो एक कंपनी की जिसका नाम है MM लिमिटेड। योर ऑडिट टीम हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग मैटर, ओके। ऑल अमाउंट ऑफ ₹4 लाख पर मंथ फॉर द मार्केटिंग सर्विसेज रेंडर्ड
is paid to Messrs MG Associate, a partnership firm. तो बेसिकली आप इस पार्टनरशिप फर्म से, जिसका नाम है Messrs MG Associate, इससे कोई सर्विस लेते होगे और उसको 4 लाख रुपए दिए, 4 लाख रुपए देते हो हर महीना। और ये पार्टनरशिप फर्म ऐसी है जहां पे आपकी कंपनी का डायरेक्टर मैनेजिंग पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग एंजॉय करता है 30% की। तो डेफिनेटली ये कौन बन गई? आपकी रिलेटेड पार्टी बन गई। बेस्ड अपॉन द इंडिपेंडेंट असेसमेंट, आपको क्या पता लगा कि भाई ये जो तुम इसको पैसा दे रहे हो ये तो 1.5 लाख से ज्यादा का है, मतलब इट इज पेड हायर देन द आर्म लेंथ प्राइसिंग बाय 1.50 लाख। कि अगर तुम यही सर्विस मार्केट में किसी और एक नॉन रिलेटेड एंटिटी से लेने के लिए जाओगे, वो तुम्हें 1.5 लाख कम में ये सर्विस देगी। 4 में से 1.5 लाख माइनस करना, 4 में से 1.5 लाख माइनस 2.5 आएगा, हाँ 2.5। तो मतलब तुम्हें मार्केट में सर्विस मिलेगी पर मंथ 2.5 लाख इस प्राइस के ऊपर, तुम इसको ज्यादा दे रहे हो। दिस ट्रांजेक्शन वॉज अकाउंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड अपॉन दी अमाउंट पेड। तो आपने तो डेफिनेटली इसको कैसे दिखाया? जिसके बेसिस पे आप अमाउंट पे कर रहे हो। नो सेपरेट डिस्क्लोजर हैज बीन मेड इन द नोट्स टू अकाउंट। रिलेटेड पार्टी, आपकी रिलेटेड पार्टी के जो डिस्क्लोजर देने चाहिए थे AS 18 के अकॉर्डिंग, इंडेक्स 24 के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, ऐसे डिस्क्लोजर नहीं दे रहे हो। क्या कारों में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी? यस, देखो डायरेक्टली क्लोज नंबर 13 की रेफरेंस देनी है कि कारों में तो रिपोर्टिंग होगी। तो पहले इसने क्लोज लिखा और उसके बाद आपने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया। इस गिवन केस में क्या हो रहा है ये बता दिया। एंड ऑल्सो नो सेपरेट डिस्क्लोजर हैज बीन मेड इन द नोट्स टू अकाउंट्स इन दिस कंटेक्स्ट व्हिच वाज रिक्वायर्ड टू बी मेड। मेरे को यहाँ पे एक डिस्कशन इन्होंने करी नहीं है, बट आप मेरी बात समझो, यहाँ पे 705 भी एप्लीकेबल हो सकता है। मतलब आप वो डिस्क्लोजर नहीं दे रहे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपको देनी चाहिए। तो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड डिपेंडिंग अपॉन आपकी मटेरियलिटी क्या है, दिस एंड दैट। तो 705 की रेफरेंस भी यहाँ पे आ सकती है। चलो, इसने रिपोर्टिंग अंडर कारो पूछी तो कारो में रिपोर्ट हो जाएगा। तो इन द व्यू ऑफ द अबव ऑडिटर शैल रिपोर्ट एज अंडर नेचर ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन। इधर आना एक बार, हाँ। तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हो कि कौन आपका ये जो पार्टी है इसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या और किस टाइप की ट्रांजेक्शन करी और कितना अमाउंट इन्वॉल्व। चलो आगे बढ़ेंगे। इंटरनल ऑडिट सिस्टम क्लोज नंबर 14, इसके ऊपर भी मुझे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसका पेंडिंग है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट और थर्ड पार्ट में चले जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन पढ़ना ही है क्योंकि वैसे तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वाला क्लोज कंप्लीट हो चुका है, बस क्वेश्चन देखने कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। तो आपको बताना है कि एंगेजमेंट टीम यहाँ पे कारों में कैसे रिपोर्ट करेगी, ये वाला पार्ट था। द लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम पेरेंट हैज नो अग्रीड टर्म्स एंड नाइदर द इंटरेस्ट नॉर द प्रिंसिपल हैज बीन रिपेड सो फार। कंपनी ने बोरोइंग ली है, सबसे हो आप अपने पेरेंट से बोरोइंग ली है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करिए, कोई टर्म्स डिफाइन नहीं करे, इंटरेस्ट भी नहीं डिफाइन किया, पे भी नहीं किया, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे नहीं करे। तो डेफिनेटली जो भी चल रहा है अनयूजुअल नेचर का चल रहा है, आर्म लेंथ बेसिस पे तो ऐसी चीजें नहीं होती। तो डेफिनेटली 177 188 का नॉन कंप्लायंस तो इधर हो ही रहा होगा कुछ ना कुछ। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत क्लियर नहीं है। तो इन्होंने इसका आंसर कहां पे लिखा है कि क्लोज नंबर 13 में रिपोर्ट करो आप इसको। बट क्या आपको एक बात समझ में आ रही है, ये रिपोर्टिंग क्लोज नंबर 9 में भी जा सकती है, इसने रेफरेंस नहीं दी। अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हो पे करने में तो प्रिंसिपल अमाउंट आपने रिपे नहीं किया, फिर रिपोर्टिंग क्लोज नंबर 9 में भी जा सकती है। बट इन्होंने क्वेश्चन नंबर इसके अंदर खाली 13 में ही रिपोर्टिंग बताई है, डिस्कस करने वाला कुछ नहीं। इधर आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3.25 लाख पर मंथ इज पेड। बेटा ये डिस्कस हो चुका है ऊपर, सेम जो मैं अभी आपको डिस्कस करा के आई ना, इट इज सेम ओनली, दोबारा से पूछा गया, सेम ओनली जो अभी अभी मैंने आपको 4 लाख का जो क्वेश्चन करवाया ना, जिस सर्विस के लिए आप 4 लाख दे रहे हो वो मार्केट में अवेलेबल कम प्राइस के ऊपर, तो ये वैसा ही क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं, आगे चलेंगे। तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर क्लोज, दैट इज क्लोज नंबर 14। ये बात कर रहा है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट सिस्टम। ये कहता है जिस कंपनी की आप ऑडिट कर रहे हो, क्या वो कंपनी अप्रोप्रिएटली मेंटेन कर रही है इंटरनल ऑडिट सिस्टम कॉम्युनिस्ट्रेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ इस बिजनेस, कंसिडरिंग जिस नेचर का वो बिजनेस कर रही है, जिस स्केल का वो बिजनेस कर रही है। एंड अगर उस एंटिटी के अंदर इंटरनल ऑडिट सिस्टम है तो
एक्सटर्नल ऑडिटर ने जब अपनी ऑडिट करी, क्या इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज किया? ऐसे नंबर 616. So whether the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of the business. Commensurate with size and nature of the business का मतलब है ऐसा नहीं होना कि कंपनी तुम्हारी रिलायंस कंपनी है और जो तुम्हारा इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, वो जो डिपार्टमेंट है, वो तो 2 लोग काम कर रहे हैं, तो मतलब तुम ये भी तो देखो ना स्केल ऑफ ऑपरेशन कितना बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा इंटरनल ऑडिट सिस्टम होना चाहिए. एंड ऑल्सो आप ये भी कर रहे हो रिपोर्ट कि क्या ऑडिटर ने अपनी ऑडिट करने के लिए इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसिडर किया. 610. इसके ऊपर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला. क्लोज नंबर 15, इसके ऊपर क्वेश्चन था नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर. सेक्शन नंबर 192 पढ़ते हो आप कंपनीज एक्ट 2013 का. 2 एस्पेक्ट पे रिपोर्टिंग हो रही है. सबसे पहले ऑडिटर यहाँ पे रिपोर्ट करेगा कि क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर अपने डायरेक्टर के साथ कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर किया. दूसरा, अगर पहला का आंसर हाँ है तो दूसरा आएगा कि अगर आपने अपनी कंपनी के डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर किया तो क्या आपने सेक्शन नंबर 192 का कंप्लायंस किया. ये लिखा हुआ है whether the company has entered into non cash transaction with the director or persons connected with them, and if so, अगर ऐसा है तो whether the provision of section number 192 of Companies Act 2013 has been complied with. बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके ऊपर. क्वेश्चन नंबर 7, यहां से आपको एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जिस तरीके से आंसर लिखा है, थोड़ा बहुत इसने 192 की प्रोविजन भी बताई है. आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे वेरीफाई करने के लिए कि 192 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी बताया है. तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है. क्वेश्चन कहता है कंपनी जिसका नाम है SPM लिमिटेड एंड कंपनी 50 साल पूरे ही करने वाली थी इस साल. उसने डिसाइड किया कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 मैं अपना रजिस्टर्ड ऑफिस अपग्रेड कर देती हूँ एंड मुंबई सिटी के अंदर एक लोकेशन है, वहां पे अपना रजिस्टर्ड ऑफिस डालती हूँ. एंड एज अ पार्ट ऑफ प्लान पैकेज उन्होंने डिसाइड किया है कि एक लैंड एक्वायर करेंगे विच इज एडजस्टेंट टू द साइट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विच हैड बीन ओन्ड बाय मिस्टर पेरी. एक लैंड ये लेना चाहते हैं और ये लैंड कौन ओन कर रहा है? मिस्टर पेरी, और जो आपकी ही कंपनी का डायरेक्टर है. ही वॉज वेरी रिलेक्टेंट टू द पार्ट विद द ओनरशिप. आपने उससे बात करी होगी मिस्टर पेरी के साथ कि मुझे आपकी लैंड चाहिए, वो कहता मैं नहीं दूंगा, बहुत ज्यादा वो नखरे कर रहा था. तो कंपनी ने उसको ना परस्यू कर लिया है एंड उसने बोला कि अपनी ये जो प्रॉपर्टी है मुझे दे दो आप, ये लैंड. उसके बदले में मैं आपको एक साइट दूंगी, एक और लैंड दूंगी जो कंपनी ओन कर रही है, जो बिल्कुल अगली ही नेक्स्ट स्ट्रीट में लोकेटेड है जहां पे ये रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है. और अच्छी बात क्या है, दिस लैंड इज 1.5 टाइम्स लार्जर इन द एरिया देन द साइट ओन्ड बाय द डायरेक्टर. तो कहता सुन ये वाली लैंड तू मुझे दे दे, मैं तेरे को इसके बदले में दूसरी लैंड दे रही हूँ जो इससे ज्यादा बड़ी लैंड है, अप्रोक्स 1.5 लार्जर इन द साइज. लालच दे रहे हो आप इसको. हैप्पियर विद व्हाट ही वाज ऑफर्ड इन द नेगोशिएशन, मिस्टर पेरी खुश हो गया और उसने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए मान गया. वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी होगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होगी 31 दिसंबर 2022 को. अज्यूमिंग दैट यू आर नाउ द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ द ऑडिट ऑफ दिस कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023. गिव अ लिस्ट ऑफ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर. ये इधर प्रोसीजर पूछ ले. गिव अ लिस्ट ऑफ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इफ एनी दैट विल बी रेलिवेंट फॉर योर ऑडिट. तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट तो हमारे इस क्लोज के अंदर फॉलो हो रही है. क्लोज नंबर 15 कि आपकी कंपनी ने नॉन कैश ट्रांजैक्शन करी है विद द डायरेक्टर. पेरी डायरेक्टर था, लैंड के बदले में लैंड दी थी, नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुई. यस, तो आपको पहले तो बताना रिपोर्टिंग होगी. यस, रिपोर्टिंग तो होगी. पहले ये बताओगे कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुई. यस. दूसरा फिर आप ये बताओगे सेक्शन 192 का कंप्लायंस हुआ या नहीं. यहां पे वो आपसे प्रोसीजर परफॉर्म करने को भी पूछ रहा है. तो इसने सबसे पहले कारों के प्रोविजन ही लिखा है. रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट 2 पार्ट के अंदर होती है, पार्ट ए पार्ट बी मैंने बता दिया है. पहले पार्ट ए के अंदर क्या रिपोर्ट कर रहे हो कि क्या ऐसा नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ, और अगर पहले पार्ट का आंसर अफर्मेटिव है उसके बाद आप ये रिपोर्ट कर रहे हो कि जो भी ट्रांजैक्शन आपने करी उस प्रोविजन सेक्शन नंबर 192 के अकॉर्डिंग आपने करी. ठीक है. सो फॉर रिपोर्टिंग ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑन दिस क्लोज, पहले पार्ट के ऊपर रिपोर्ट करने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा ना कि कंपनी ने नॉन कैश ट्रांजैक्शन करी. तो आप कैसे वेरीफाई करोगे क्या कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन कंपनी ने अपने डायरेक्टर के साथ करी? तो आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट से WR ले सकते हो. तो कहता है फॉर रिपोर्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्लोज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द ऑडिटर्स प्रोसीजर कुड बी ऑब्टेनिंग अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंट. आप WR ले सकते हो एज टू वेदर कंपनी हैज अंडरटेकिंग एनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर और पर्सन कनेक्टेड विद द डायरेक्टर.
एंड ऑडिटर वुड नीड टू कोरोबोरेट द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन विद सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसके अलावा भी डेफिनेटली आप अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, क्योंकि WR से तो आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेंगे, तो ये WR को आप एज अ कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस यूज करोगे। सेकेंड पार्ट के ऊपर अगर आपको रिपोर्ट करना है, सेकेंड पार्ट क्या था, आप ये रिपोर्ट कर रहे हो कि क्या सेक्शन नंबर 192 का कंप्लायंस किया गया जब आपने इन नॉन कैश ट्रांजेक्शन को अपने डायरेक्टर के साथ या जो पर्सन कनेक्टेड है डायरेक्टर के साथ उनके साथ किया, तो आप ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। और ये सेक्शन 192 के ही पॉइंट है कि देख लो कि कंपनी ने प्रायर अप्रूवल लिया है बाय पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, एंड अगर ये कंसर्न डायरेक्टर या कनेक्टेड पर्सन विद द डायरेक्टर, ही इज द डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑल्सो, तो ये रेजोल्यूशन फिर होल्डिंग कंपनी की मीटिंग में ही पास होना चाहिए। और जब आप नोटिस भेज रहे हो फॉर द अप्रूवल ऑफ दिस रेजोल्यूशन, वहां पे डिटेल होनी चाहिए इस अरेंजमेंट की अलोंग विद द वैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ द एसेट, जिसकी वैल्यूएशन हैज बीन डन बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो बेसिकली यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है अपने शेयर होल्डर्स। तो कहता है कि आपने ना नॉन कैश ट्रांजेक्शन में एंटर करने से पहले आप देख लो कि आपने ये अप्रूवल लिया। अगर ये डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी का था तो उसकी मीटिंग में भी अप्रूवल पास हुआ, और जब आपने उनको नोटिस भेजे ना मीटिंग के, तो वहां पे आपने डिटेल बताई नोटिस के अंदर अरेंजमेंट की डिटेल अलोंग विद द वैल्यू ऑफ द एसेट, जो ये लैंड आप ट्रांसफर कर, विच इज डन बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो ऑडिटर देखेगा कि ये जितने भी पॉइंट है, 3 पॉइंट, ये सेक्शन की रिक्वायरमेंट है, इनका कंप्लायंस। दिस इज योर क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आगे रजिस्ट्रेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 14 है और क्लोज नंबर 16 है। बेसिकली ये ना एनबीएफसी के केस में एप्लीकेबल हो रहा है। आप यहाँ पे 4 एस्पेक्ट के ऊपर रिपोर्ट कर रहे हो कि क्या जिस कंपनी की आप ऑडिट कर रहे हो वो उस कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेने की नीड है क्या अंडर सेक्शन नंबर 45IA ऑफ आरबीआई एक्ट, और अगर ऐसा है इफ सो क्या कंपनी ने रजिस्ट्रेशन लिया। जैसे कि जब आप एनबीएफसी का चैप्टर पढ़ते हो, नेट ओन फंड क्राइटेरिया है, प्रिंसिपल बिजनेस का क्राइटेरिया है, 50-50 रूल, उसको सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब आपकी कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, क्योंकि वो एनबीएफसी का काम कर रही है। तो अगर रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए तो आप रिपोर्ट कर रहे हो क्या उसने रजिस्ट्रेशन। दूसरा, आप रिपोर्ट कर रहे हो क्या कंपनी कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी तो कंडक्ट नहीं करी विदाउट ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इस टाइप का काम एनबीएफसी कर सकती है, और एनबीएफसी वाला काम कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं आप एनबीएफसी वाला काम कर रहे हो विदाउट ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो कारों में रिपोर्ट। तीसरा, क्या कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो एक ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट, ऑल्दो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेगुलेशन में बताया गया है, प्रॉपर रेगुलेशन है, अच्छी खासी डेफिनेशन दी गई है कि किस कंपनी को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो क्या आपकी कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है एज डिफाइंड इन द रेगुलेशन गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनती है क्या ये इसको फुलफिल कर रही है, एंड इट कंटिन्यू टू फुलफिल दैट क्राइटेरिया इन द फाइनेंशियल ईयर, एंड इन केस कंपनी इज एग्जम्प्टेड। मैंने आपको बताया था जब आपने एनबीएफसी पढ़ा होगा तो वहां पे लिस्ट है कंपनीज की जो एग्जम्प्टेड है फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो उसमें कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी भी आ रही थी। तो क्या ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो एग्जम्प्टेड है फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन, दैट मींस ये एक अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वेदर इट कंटिन्यूज टू फुलफिल सच क्राइटेरिया। तो जिस बेसिस पे इसको एग्जम्पशन मिली है ये उस क्राइटेरिया को मीट कर रही है। अगर आपने एनबीएफसी का चैप्टर नहीं देखा ये क्लोज समझ। चौथा, क्या जिस ग्रुप की आप ऑडिट कर रहे हो उस ग्रुप के अंदर एक से ज्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अगर ऐसा है तो इंडिकेट करो, रिपोर्ट करो कितनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है विच आर पार्ट ऑफ द ग्रुप। इसके अंदर क्या डिस्कशन हुई ये आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने क्वेश्चंस अगर आपने एनबीएफसी नहीं देखा है तो। कम टू क्वेश्चन नंबर 14। यस, एक कंपनी जिसका नाम है मन्नू फाइनेंस लिमिटेड, इट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड वाज इन द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी है। कंपनी ने लोन दिया है, अच्छा कंपनी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करी और लोन देती है, 2019 से काम कर रही है। कंपनी का नेट ओन फंड है 1,75,00,000 रुपए का। नेट ओन फंड मिनिमम कितना होना चाहिए, वैसे अब 10 करोड़ हो गया है लेकिन अभी भी कुछ एनबीएफसी है जिनके लिए 2 करोड़ ही है, ठीक है। एंड वाज नॉट हैविंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड इसने अप्लाई किया हुआ है 29 मार्च 2024 को। काम एनबीएफसी वाला कर रही है बट रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं है। कंपनी ने अपॉइंट किया मिस्टर U1 को एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। एडवाइस करो ऑडिटर को विद रेफरेंस टू ऑडिटर्स प्रोसीजर टू बी टेकन एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर द सेम इन व्यू ऑफ कारो 2020। तो आपको ये बताना है
कि कारों में कैसे रिपोर्टिंग आपको करनी है। बट कारों की रिपोर्टिंग तो मैंने आपको बता दी। उसने क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि क्या प्रोसीजर आप फॉलो करो। इसके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहूंगी, ऑडिट प्रोसीजर। और ये कुछ भी नहीं है, इसने एनबीएफसी वाले पॉइंट ही चिपकाए हैं। अगर आपको एनबीएफसी का चैप्टर आपने पढ़ा है तो ऑडिटर एग्जामिन करेगा ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी विद रिलेशन टू द एक्टिविटीज कवर्ड अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एंड डायरेक्शन रिलेटेड टू द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बेसिकली आप एक्टिविटी समझोगे, एक्टिविटी डन बाय द एनबीएफसी, किस टाइप का काम कर रही है ये। तो यू विल अंडरस्टैंड द एक्टिविटी डन बाय द एनबीएफसी, क्योंकि हमने एनबीएफसी की क्लासिफिकेशन देखी, डिफरेंट टाइप के वो काम करते हैं, उसकी बेसिस पे उनकी क्लासिफिकेशन। दूसरा, फिर आप वो 50-50 रूल सेटिस्फाई करिए क्या, ये देखोगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एग्जामिन टू असर्टेन क्या कंपनी का फाइनेंशियल एसेट कॉन्स्टिट्यूट करता है मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट एंड इनकम फ्रॉम सच फाइनेंशियल एसेट इज मोर देन 50% ऑफ द ग्रोस इनकम। ये एनबीएफसी का कंसेप्ट है। ऑल्सो नेट ओन फंड क्राइटेरिया देख लो, वेदर द कंपनी इज नेट ओन फंड एज रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एनबीएफसी। तो 2 करोड़ का है, ये नेट ओन फंड को तो सेटिस्फाई नहीं कर। ऑल्सो क्या कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया, और अगर नहीं किया रीजन क्या है, मैनेजमेंट से वो रीजन पूछो और उसको डॉक्यूमेंट। ठीक है। ऑडिटर शुड रिपोर्ट इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग। तो ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना है, ये रिपोर्टिंग आपके एनबीएफसी से आ रही है, सॉरी ये इससे आ रही है, कारो से आ रही है। ठीक है। सो इस गिवन केस में वो नेट ओन फंड क्राइटेरिया को तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि वो 2 करोड़ रुपए है एंड अभी आपका नेट ओन फंड क्राइटेरिया 1,75,00,000 रुपए का। बट अगर ये कंपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है, जैसे कि वो एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है जो एक एनबीएफसी कंडक्ट कर सकते, तो फिर इसका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेना चाहिए। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, पहले आप ना क्लोज नंबर 16 की प्रोविजन लिखो कारों की, फिर आप ये रिपोर्टिंग के पॉइंट लिखो, फिर आप यही कंक्लूड लास्ट में। मैं कंक्लूजन आपके लिए पढ़ देती हूँ। यस, इन द गिवन केस मन्नू फाइनेंस लिमिटेड एक एनबीएफसी है एंड कंपनी एक्सेप्ट करिए पब्लिक डिपॉजिट लोन देती है। कंपनी की नेट ओन फंड इतना है 1,75,00,000 रुपए विच इज लेस देन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट विच इज 2 करोड़ एंड ऑल्सो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द सेम एज पर क्लोज नंबर 6। आगे चलेंगे कैश लॉसेस, क्लोज नंबर 17। तो क्या कंपनी को कैश लॉस इनकर हुए हैं इन द फाइनेंशियल ईयर एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और अगर ऐसा कोई कैश लॉस हुआ है तो यू हैव टू इंडिकेट द अमाउंट ऑफ सच कैश लॉस। बहुत ही सिंपल, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला। कैश लॉस मतलब जो जिसके अंदर डेप्रिसिएशन और प्रोविजन नहीं आती, तो अगर मैं आपके नेट लॉस में नॉन कैश एक्सपेंडिचर ऐड कर दूंगी वो कैश लॉस हो जाए। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि देखो जब आप प्रोफेशनल एथिक्स का शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज नंबर 8 और क्लोज नंबर 9 पढ़ते हो, ये रेफरेंस वहां पे भी रेलिवेंट है। ठीक है। इशू रेज्ड बाय रिजाइनिंग ऑडिटर। पहली बात, कारों के अंदर ये जो भी रिपोर्टिंग कर रहा है वो इनकमिंग ऑडिटर कर रहा है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है, मान लेते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपकी अपॉइंटमेंट हुई है किसी और ऑडिटर की जगह पे, क्योंकि कोई और ऑडिटर पहले ऑडिट कर रहा था बट वो रिजाइन करके चला गया। तो यहाँ पे कारों में रिपोर्ट आप ये करोगे कि वेदर देयर हैज बीन एनी रेजिग्नेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर, कि क्या किसी और ऑडिटर ने रिजाइन किया क्या। इफ यस, आप इनकमिंग ऑडिटर हो, वेदर ऑडिटर हैज टेकन इनटू द कंसिडरेशन, वो जाने वाला ऑडिटर जो भी इशू ऑब्जेक्शन कंसर्न रेज करके गया, आपने उसको कंसिडर किया या कंसिडर नहीं किया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आप इस क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ जाओ एक बार। कितना भी कोशिश कर लो टाइम हो ही जाता है, अगर आप डिस्कशन करवाना चाह रहे हो तो। यस, ये जो ऊपर वाला पोर्शन पेंडिंग था इसको टेकअप कर लेते हैं। यू आर अपॉइंटेड एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी जिसका नाम है XMP प्राइवेट लिमिटेड, फाइनेंशियल ईयर 2022-23, आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ RSN कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो पहले इनका ऑडिटर कोई और था, अभी RSN कंपनी की जगह पे आप अपॉइंट हो रहे हो। RSN company had certain concern on accounting matters of the company leading to change of the auditor। तो RSN कंपनी को ना बेसिकली कंपनी जिस तरीके से कुछ अकाउंटिंग मैटर्स की इंटरप्रिटेशन कर रही है वो अच्छा नहीं लग रहा था और उसने रिजाइन करके वो चली गई। जब भी इनकमिंग ऑडिटर आया तो उसने सेक्शन नंबर 139 140 का कंप्लायंस वगैरह देखा, ठीक है, और उसने अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। आप मुझे बताओ कि क्या आप इस मैटर को रिपोर्ट करोगे कारों के अंदर। यस, यहाँ पे रिपोर्टिंग होगी।
ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट कि क्या ड्यूरिंग द ईयर रेजिग्नेशन हुई है स्टैट्यूटरी ऑडिटर की, हाँ हुई है। फिर आप ये भी रिपोर्ट करोगे क्या आपने उसके ऑब्जेक्शन इशू जो भी आपके आउटगोइंग ऑडिटर ने रेज करे उसको आपने कंसिडर किया। तो इनकमिंग ऑडिटर शुड कंसिडर द रीजन फॉर द रेजिग्नेशन। इनकमिंग ऑडिटर शुड ऑल्सो रेफर टू लास्ट ऑडिट और रिव्यू रिपोर्ट डन बाय द आउटगोइंग ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द मॉडिफिकेशन इफ एनी द रिव्यू। ये प्रोसीजर के पॉइंट लिखे। अगर आप ऐसा नहीं करते बेटा वैसे भी आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के गिल्टी हो जाते। ओके, क्लोज नंबर 19 ये मटेरियल अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, राइट? तो कहते हैं सुनना, पहले आप ये काम करोगे, ये एग्जामिनेशन करोगे और उसके बाद दूसरे पॉइंट में ये रिपोर्टिंग करनी है आपको। तो क्लोज नंबर 19 में रिपोर्ट क्या हो रहा है, वेदर ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटर्स वर्क ऑडिटर इज ओपिनियन इज ऑफ द ओपिनियन कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बेसिकली अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ एनी इवेंट और कंडीशन जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट डाउट अराइज हो रहा है ओवर द एबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, ऑडिटर उसको कहां पे बता रहे हैं, रिपोर्ट के अंदर 570 जब हम 700 के एलिमेंट पढ़ते हैं रिपोर्टिंग वाले, तो अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो वो वहां पे बता रहे हो। यहां पे क्या बता रहे हो कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ऑडिटर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन जो उसने करी किन चीजों की, ये ऊपर पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, वो बता रहा है कि उसके ओपिनियन में उसको लगता है कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है उस डेट के ऊपर जब वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है। और इसका मतलब क्या है कि कंपनी वेरी मच कैपेबल है अपनी लाइबिलिटी को मीट करने के लिए जो बैलेंस शीट डेट के ऊपर आउटस्टैंडिंग है जब भी वो ड्यू होंगी इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, और ये आपने ओपिनियन कैसे दिया, जो भी फाइनेंशियल रेशियोज कंपनी की तो एग्जामिन किया, एजिंग चेक करी, एजिंग किसकी, लाइबिलिटी की, फाइनेंशियल एसेट की, फाइनेंशियल लाइबिलिटी की, पेमेंट की डेट आपने चेक करी, रियलाइजेशन की डेट चेक करी और अदर इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच थी, उसके बेसिस पे ऑडिटर को ये लगता है कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं कारों में रिपोर्ट। और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो 570 वो जो एलिमेंट आप डालते हो ना रिपोर्ट के अंदर वहां पे आप मटेरियल अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोज ऑडिट रिपोर्ट, ये ऑडिट रिपोर्ट में नहीं जाएगा, ये ऑडिट रिपोर्ट मेन सेक्शन में थोड़ी जाता है, ये तो अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में जा रहा है ना कारों। आगे क्लोज नंबर 20 अनस्पेंट सीएसआर अमाउंट, बहुत सिंपल सी बात है, आपके सिलेबस में ये आएगा नहीं फाइनल लेवल पे क्योंकि सीएसआर वाले सेक्शन इंटर लेवल पे है, बट अगर आया तो दो सेक्शन में रिपोर्टिंग हो रही है ए और बी, एक है अनएलोकेटेड फंड और दूसरे होते हैं एलोकेटेड फंड। आपको पता है ना एज पर सेक्शन नंबर 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आपको एक स्पेसिफाइड परसेंटेज सीएसआर की एक्टिविटीज को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो क्लोज नंबर 1 पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस क्लोज में ऑडिटर रिपोर्ट करेगा वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब यहां पे जो रिपोर्टिंग हो रही है वो अनएलोकेटेड फंड की रिपोर्टिंग हो रही है। कंपनी ने ट्रांसफर किया अनस्पेंट अमाउंट टू द फंड specified in Schedule 7 to the Companies Act within a period of 6 months of the expiry of financial year in compliance with second proviso of section number 135 subsection number 5। ठीक है, तो मतलब दो चीजें है, देखो आपको सीएसआर के टुवर्ड एक स्पेसिफाइड परसेंटेज अप्लाई करना है, तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप उसको अप्लाई करते हो या आप उस फंड को एलोकेट करते हो कि मैं इसको अप्लाई करूंगा इतने आने वाले टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, यहां पे आप पैसा अप्लाई नहीं कर रहे हो और एलोकेट भी नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको इस पैसे को ट्रांसफर करना पड़ेगा टू अ स्पेशल फंड जो शेड्यूल 7 में डिफाइंड है। ऐसा कौन कहते हैं, सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन नंबर 135 सब सेक्शन नंबर 5। और अगर ये एलोकेटेड फंड है मतलब आपने यहां पे पैसा लगाया हुआ है, प्रोजेक्ट चल रहा है बट पैसा भी फुली स्पेंड नहीं हुआ है, तो ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा है वेदर एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंड अंडर सेक्शन नंबर 135 सब सेक्शन नंबर 5 Pursuant to any ongoing प्रोजेक्ट, तो पैसा आपने एलोकेट किया हुआ है, प्रोजेक्ट चल रहा है बट अभी फुली स्पेंड नहीं हुआ है, फिर आपको ये एक विद इन टाइम लिमिट के अंदर स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो प्रोविजन है सेक्शन नंबर 135 सबसेक्शन। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लेवल के लिए। मैंने आपको बिगनिंग में क्या बोला कि कारो इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दी ऑडिट ऑफ सीएफएस, कि सीएफएस के केस में कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। गेटिंग माई पॉइंट, एक्सेप्ट क्लोज नंबर 21। तो क्लोज नंबर 21 क्या कह रहा है, आप मेरे इसको समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इस कंपनी का S1 है, S2 है, S3 है। ये कंपनी एक्स लिमिटेड
होल्डिंग कंपनी है, तो क्या ये कंपनी CFS बनाती होगी? यस। क्या ये अपना SFS बना रही है? ये अपना SFS बना रही है, ये अपना SFS बना रही है। हाँ। क्या इसका जो SFS का ऑडिटर है, क्या ये इसकी ऑडिट कर रहा होगा? ये इसकी ऑडिट कर रहा होगा, ये इसकी ऑडिट कर रहा होगा। मतलब इनका कंपनी का ऑडिटर होगा ना अपना अपना, ये भी हो सकता है और ये अपना कंपोनेंट का ऑडिटर कोई और भी रख सकती है, लेकिन इसका SFS तो बन रहा होगा और उसकी ऑडिट भी हो रही होगी। तो क्या इनका रिस्पेक्टिव ऑडिटर कारों में रिपोर्ट कर रहा होगा? कारों में रिपोर्ट कर रहा होगा, कारों में रिपोर्ट कर रहा होगा। यस, तो ये तो कारों में रिपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो जो इनके रिस्पेक्टिव ऑडिटर ने कारों में रिपोर्ट किया, अगर उसने अपनी रिपोर्ट के अंदर कहीं कोई एडवर्स रिमार्क दे दिया, कोई क्वालिफिकेशन दे दी, जैसे कि अगर मैं आपको पहले बोल देती हूँ, पैरा नंबर 3 का क्लोज नंबर 1 क्या है? PPE को लेकर, क्या आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो टेंजिबल एसेट इंटेंजिबल एसेट के? क्या आप रीजनेबल इंटरवल पे फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हो? मान लो उसने चेक करने के बाद बोल दिया कि नहीं, SUBSE-1 इज नॉट मेंटेनिंग द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द PPE इंटेंजिबल एसेट, वो नहीं करती है रीजनेबल इंटरवल पे फिजिकल वेरिफिकेशन, फिर इसको आप कहते हैं एडवर्स रिमार्क दे दिया उसने। समझ आ रही है आपको ये बात? तो जब ये जो CFS का ऑडिटर है, CFS का ऑडिटर है, इसको कारों में रिपोर्ट नहीं करना, मतलब ये जो आपने पहले 20 क्लोजेस देखे, उधर वो NA लिखेगा, NA, लेकिन जब 21वां क्लोज होगा वहां पे ये कारों में रिपोर्ट करेगा। और आपको खाली यही रिपोर्ट करना है कि कहीं जो कंपोनेंट का ऑडिटर है उसने अपने रिस्पेक्टिव कारों के अंदर किसी क्लोज पे, ये जो 20 क्लोज है, उधर कोई एडवर्स रिमार्क तो नहीं दिया। तो फिर आप बताओगे अगर दिया है तो कि किस क्लोज के अंदर वो एडवर्स रिमार्क दिया गया। तो वेदर देयर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क बाय द रिस्पेक्टिव ऑडिटर, मतलब SUBSE का ऑडिटर इन देयर रिस्पेक्टिव कारों, ठीक है? और अगर ऐसा है इफ सो, तो CFS का ऑडिटर क्या बताएगा? यू विल गिव द डिटेल्स ऑफ द कंपनीज, कौन सी कंपनीज के केस में ऐसा हुआ और किस पैराग्राफ नंबर पे। तो पैरा नंबर 3 क्लोज नंबर 1 ये क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क दिया गया। तो दिस वाज योर एंटायर कारो, राइट? क्लोज नंबर 21, ये सिर्फ CFS के केस में सिर्फ यही क्लोज है एप्लीकेबल, ठीक है? बाकी सारे क्लोजेस एप्लीकेबल नहीं होंगे। पैरा नंबर 4 क्या कह रहा है? अगर ऊपर पैरा नंबर 3 के जितने भी आपने मैटर्स देखे, इसमें कहीं पे भी ऑडिटर ने एडवर्स रिमार्क दिया है, कोई क्वालिफिकेशन दी, तो ऑडिटर को रीजन भी बताना पड़ेगा। ऑल्सो स्टेट द बेसिस फॉर सच अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर। और बी में कह रहा है कि कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑडिटर को एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहा है, कोई ओपिनियन नहीं दे पा रहा है, तो भी आपको रीजन बताना पड़ेगा एज टू व्हाई इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गिव हिज ओपिनियन ऑन द सेम। ये पैरा नंबर 4, इसके ऊपर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है? यस, दिस वाज योर एंटायर कारो की डिस्कशन विद द क्वेश्चन। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ, कोई क्वेश्चन तो नहीं पेंडिंग है? चलो, 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, इसको टेकअप करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 11, और ये इस वजह से पेंडिंग है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्लोजेस की डिस्कशन एक साथ थी। तो एक बार कारो का आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आई वाज लाइक कि इसको आप टेकअप कर सकते हो। तो इट सेज एक कंपनी है LIU प्राइवेट लिमिटेड एंड कंपनी मुंबई के अंदर बेस्ड है। कंपनी की एथोराइज्ड कैपिटल है 200 लाख रुपए की और पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व है 95 लाख की। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च जो भी है ये, इनके ऑडिटर हैं मैसर्स वाई एंड एसोसिएट्स। इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन नोट करी है एज फॉलोज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्राइटेरिया सेटिस्फाई करी है कारों के एप्लीकेबिलिटी का, देखते हैं। ऑन 15 दिसंबर द कंपनी ने टोटल बैंक से बोरोइंग लिए 75 लाख की। ओके, द कंपनी हैज रिसीव्ड अ न्यू लोन। बेटा इसके पास पहले भी बोरोइंग थी 75 लाख की और इसने 30 लाख का लोन और ले लिया। देखो 105 लाख की बोरोइंग होगी, तो कारो तो इसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया यहाँ से भी, राइट? हाउ द प्रोजेक्ट वाज शेल्फ्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोजेक्ट शेल्फ हो गया, नहीं चला और कंपनी को सारा लोन वापस पे करना पड़ गया। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपका टोटल बोरोइंग फ्रॉम एनी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर 1 करोड़ से ज्यादा का है तो फिर आपके ऊपर कारो एप्लीकेबल है, तो आपके ऊपर कारो एप्लीकेबल हो गया। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर न्यू प्रोसीडिंग वाज इनिशिएटेड अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग अ बेनामी प्रॉपर्टी। मैंने बोला था ना क्वेश्चन है बेनामी प्रॉपर्टी का, ये आ गया। तो कंपनी के अगेंस्ट एक प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई है कि कंपनी बेनामी एक्ट में बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। हाउएवर द कंपनीज लीगल टीम हैज एडवाइज्ड दैट द केस वुड नॉट विदस्टैंड द लॉ। कहता है कि हमें पता है कि केस हमारे फेवर में ही आएगा और ये पहली हियरिंग के अंदर ही डिसमिस हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई है ना, तो फिर कारों में तो रिपोर्टिंग होगी। लास्ट जो पैरा नंबर 3 का क्लोज नंबर 1 का ई पॉइंट जो है,
वहां पे इसकी रिपोर्ट, ठीक है। द कंपनी हैड इनकर्ड कैश लॉसेस, ये अभी बताया मैंने, कैश लॉसेस आप इनकर कर रहे हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आपको बताना पड़ेगा, अमाउंट स्टेट करना पड़ेगा। तो कैश लॉसेस अपने 39 लाख रुपए के इनकर करे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और पिछले साल कैश प्रॉफिट था 15 लाख रुपए। कंपनी का टोटल टर्नओवर 45 करोड़ रुपए का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 29 लाख का कैश लॉस हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कारों के अंदर ये रिपोर्ट होगा, राइट। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर वाई एंड एसोसिएट ने रेजिग्नेशन ऑफर करी है फ्रॉम एक्टिंग एज द कंपनी ऑडिटर, हाउएवर द लेटर डिसाइडेड टू पोस्टपोन द रेजिग्नेशन टू द फॉलोइंग ईयर, और बाद में इन्होंने बोला कि नहीं अगले साल ही चले जाएंगे। At the conclusion of the audit, there was the difference of opinion between the two article assistants who were assigned to the engagement concerning disclosing the point mentioned above in the कारो। कहते ये छोड़ के नहीं गए, अभी कारो में इन्होंने रेजिग्नेशन ऑफर कर दी है, तो क्या ये कारो में रिपोर्ट होगा? लेट्स सी आगे। जैक वाज द ओपिनियन दैट द प्रीसीडिंग इनिशिएटेड अंडर बेनामी, अच्छा इनको सारे ही पॉइंट के अंदर डाउट है बेसिकली। ये कहता है कि जैक को प्रॉब्लम है कि क्या अब ये जो प्रोसीडिंग बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर इनिशिएट की गई है, क्या उसको कारों में रिपोर्ट होगा वो? तो ये मैंने वैसे बता दिया, बट आप अपना दिमाग भी लगाओ। हाउएवर ही इंसिस्टेड दैट कैश लॉस शैल बी डिस्क्लोज्ड अलोंग विद द अमाउंट, और वो कहता है कि मुझे लगता है बेनामी वाला नहीं आएगा बट कैश लॉसेस वाला आ जाएगा। जिल वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपनी, और जिल को लगता है कि कारो एप्लीकेबल नहीं हो रहा कंपनी के ऊपर। दे बोथ अप्रोच द फर्म्स पार्टनर, ये पार्टनर के पास जाते हैं टू रिजोल्व द आर्ग्यूमेंट, एंड नाउ बोथ द पार्टनर अप्रोच द सीनियर पार्टनर, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो सीनियर पार्टनर के पास जा रहे हैं, और सीनियर पार्टनर हो आप, और आप इनको बताओ कि कारों में कहाँ पे रिपोर्टिंग हो रही है और क्या कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले तो आपको कारों की एप्लीकेबिलिटी के पॉइंट बता देने हैं, प्रोविजन, कारो सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी, फिर आप बता दोगे किन के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस गिवन केस के अंदर एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 1 करोड़ एज ऑन बैलेंस शीट डेट, ठीक है, बट टोटल बोरोइंग तो इसकी एक्सीड कर रही है ना 1 करोड़ से, तो इसका मतलब कारो तो इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑल्सो कंपनी की टर्नओवर 40 करोड़ है, राइट, बट मैं कह रही हूँ टोटल बोरोइंग तो 1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड कर रही है ना, तो कारो तो इसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, और कंपनी की टर्नओवर 40 करोड़ रुपए की है, तो कारो तो इसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। आगे चलेंगे, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर कारो 2020, ये भी मैंने आपको बताया। पैरा नंबर 3 क्लोज नंबर 1 का ई पार्ट, क्या आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, कारों के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी आपकी कंपनी होल्ड करके बैठी है और उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई है इन द बेनामी एक्ट, यस, दिस मैटर नीड्स टू बी रिपोर्टेड इन द कारो। देयरफॉर अबव ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग अ बेनामी प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज 2.5 करोड़ नीड्स टू बी डिस्क्लोज, ये डिस्कस हो चुका है पहले ही। दूसरा पैरा नंबर 3 क्लोज नंबर 17 ऑफ कारो 2020, ऑडिटर को एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि क्या कंपनी ने कैश लॉसेस इनकर करे इस फाइनेंशियल ईयर और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, और इस गिवन सिनेरियो के अंदर कैश लॉसेस हुए हैं 39 लाख के इस फाइनेंशियल ईयर में, हेंस ये जो कैश लॉस है उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा एज पर कारो। ऑल्सो आप ये स्टेटमेंट भी देते हो कारो के अंदर, अभी हम देख कर आए, क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई ऑडिटर है जिसने रिजाइन किया है, एंड इफ सो क्या इनकमिंग ऑडिटर ने, जो भी रिजाइनिंग ऑडिटर ने ऑब्जेक्शन कंसर्न इशू रेज किए थे उसको कंसिडर किया, बट इस केस में अभी रेजिग्नेशन तो हुई नहीं। इन द इंस्टेंट केस देयर हैज नॉट बीन एनी रेजिग्नेशन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, द मियर फैक्ट कि आप सोच लो रिजाइन करने का, वो आप कारों में रिपोर्ट नहीं करोगे, तो ये क्लोज एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इशू है वो ये नहीं है कि आप रिपोर्ट ये होगा या नहीं होगा, बेसिकली इशू क्या है कि जैसे आपको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक वो सोच रहे रिजाइन करने की, बट रेजिग्नेशन करी नहीं, और ये अपने आप में वेरी वेल अंडरस्टूड है, क्योंकि मैंने बताया, ये आपको बता दिया है कि जो रिपोर्टिंग होगी कारों के अंदर इस क्लोज में वो इनकमिंग ऑडिटर करेगा। तो यहाँ पे आप जब रिजाइन करके ही नहीं गए तो इनकमिंग ऑडिटर कौन है, कोई भी नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन, ठीक है। तो ये आपकी कारों के सारे क्वेश्चन की डिस्कशन थी। आई थिंक एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, ये आप कर पाओगे, यू मस्ट बी इन अ पोजीशन, बट एनीवेज मैं इसको टेकअप कर लेती हूँ। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी जिसका नाम है एसडीए लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इन द प्लेस ऑफ सीएटी। ओ, ये रिजाइनिंग ऑडिटर का सीन लगा, सीएटी पहले काम कर रहा था और अभी आपको अपॉइंट किया जा रहा है। ड्यूरिंग द ऑडिट यू फाउंड एन ऑर्डर डेटेड 1/5/2023 अंडर सेक्शन 148 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961
वेरियन टैक्स ऑफ रुपीज 50 लाख वॉज डिमांडेड ओइंग अनडिस्क्लोज्ड कैश सेल्स। ये ऊपर वाला पॉइंट आ गया कि भाई डिमांड नोटिस आया है, कैश सेल्स कंपनी ने करी है 150 लाख रुपए की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, जो कंपनी ने एक्सेप्ट कर ली है और इनकम टैक्स पे भी कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, बट कंपनी इस इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट में एज एन इनकम नहीं दिखाया है। ठीक है, आपने फर्दर इंक्वायरी करी दिस मैटर विद द CAT, यू केम टू नो दैट CAT रिजाइन ड्यू टू द नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ सच ट्रांजेक्शन बाय द कंपनी। कहते हैं CAT छोड़ के इसलिए गया है। इज देयर एनी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू रिगार्डिंग दिस मैटर अंडर कारो? यस, पहले तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई रेजिग्नेशन हुई है, तो जिन मैटर्स की वजह से वो रिजाइन करके गया आपने उसको कंसिडर किया है, तो एक तो ये मैटर आप यहाँ पे करोगे ही करोगे। ठीक है, ऑल्सो साथ में आप ये भी तो रिपोर्ट करोगे ना दैट ये जो आपने टैक्स पे कर दिया है इनकम टैक्स प्रोसीडिंग के अंदर जो इनकम डिस्कवर हुई, वेदर द सेम हैज नाउ बीन रिकॉर्डेड एप्रोप्रिएटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और अगर कंपनी ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया तो 705 भी देख लेना, नोटिफिकेशन भी देनी पड़ती। तो ये ऊपर आया था ऐसा क्वेश्चन। तो कारों के अंदर रिपोर्टिंग क्या होगी? पैरा 3 क्लोज नंबर 8, हाँ, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दैट एनी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन नाउ सरेंडर्ड और डिस्क्लोज्ड एज ए इनकम ड्यूरिंग द इनकम टैक्स असेसमेंट। तो क्या आपने उसको अप्रोप्रिएटली बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर दिया है, राइट? फिर आप ये भी रिपोर्ट करते हो कि कोई रेजिग्नेशन या नहीं हुई। तो वही सारी पुरानी डिस्कशन है, इसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है। ये ऊपर क्वेश्चन कहीं ना कहीं कवर हो चुका है किसी ना किसी क्लोज के। तो दिस वाज योर एंटायर डिस्कशन कारो अलोंग विद क्वेश्चन। कितना टाइम हो चुका है? 2 घंटे के आसपास टाइम हो चुका है। थैंक यू सो मच। इससे कम टाइम वैसे लग भी नहीं सकता था अगर मैं ये 15 क्वेश्चन इंडिविजुअली कराने के लिए भी जाती, तो मेरे हिसाब से 1 घंटे से तो ऊपर डिस्कशन थी। बट आप रिविजन भी करा रहे हो तो इतना टाइम लगना लाजमी था। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये डिस्कशन लगी होगी। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चैनल देख रहे हैं बस सब्सक्राइब नहीं किया।